What do you think are the most important skills जिसके लिए आजकल हायरिंग हो रही है? अब अगर हम जॉब सिनेरियो की बात करें तो कंपेयर टू प्रीवियस टाइम अब जॉब ढूंढना इज क्वाइट डिफिकल्ट। टीसीएस को एक गवर्नमेंट जॉब की तरह देखा जाता था। Correct. Security. हाँ, सिक्योरिटी देखी जाती थी कि टीसीएस में लग गए हैं तो लाइफ सिक्योर है। Nowadays Gen Zs have a lot of problem with a lot of things. अब जेंजीज के अगर एटीट्यूड की अगर हम बात करें मतलब उतने ज़्यादा ओबेइंग नेचर के मतलब नहीं होते हैं, उनका एक अपना सेट ऑफ चीज़ें हैं। How do you reach those high packages? How do you reach a 30 lakh, 50 lakh, 1 crore package? Who are those people who make it there? अक्सर हमने सुना है कि जो जितना हार्ड वर्किंग है ज़रूरी नहीं है कि उसको उसी हिसाब से रिवॉर्ड मिले। आपके रिलेशन, आपके कोवर्कर्स के साथ आप खुद की इमेज कैसे प्रोजेक्ट कर रहे हो, क्योंकि साइकोलॉजिकली वो ज़्यादा इम्पैक्टफुल होते हैं। But I think the ability to take stress and stay in stressful environments or also balance personal and professional life थोड़ी मुझे कम लगती है। Hello everyone and welcome back to the Dharya Decodes podcast. आज के एपिसोड में हम बात करने वाले हैं ऑन ऑल थिंग्स करियर, बिकॉज मैं जुड़ने वाली हूँ एक ऐसे इंसान से जो कि बहुत ही क्लोज प्रोफेशन में काम करते हैं. इनफैक्ट ही इज ऑल्सो अ कंटेंट क्रिएटर and a career coach himself. He used to be an HR in a Delhi-based startup prior to this, but it's been almost 4+ years जब से वो content creation और फिर career coaching की industry में आए हैं. We're going to be joined by Adit Yadav, and he has built a community of over 800k plus followers across social media. And वो help करते हैं आप जैसे students and working professionals की on all things resume tips, interview hacks, and he helps you land your dream jobs, right? आज के एपिसोड में आपको पता चलेगा अ लॉट अबाउट व्हाट्स गोइंग ऑन इन द वर्क प्लेस एंड द जॉब मार्केट इन 2025. क्या एआई एक्चुअल में आपकी जॉब्स ले जाएगा या नहीं? We'll also know a lot more about the top trending skills, how to build an effective resume, what kind of jobs are going to be there in the future, are layoffs actually happening, skill gap, and a lot more around workplace stress, work-life balance, etc. Without any further ado, मैं वेलकम करना चाहूंगी आदित्य यादव को ऑन द धैर्य डीकोड्स पॉडकास्ट. सो थैंक यू धैर्या फॉर द वंडरफुल इंट्रोडक्शन। आपने बहुत सारी चीज़ें बताई एंड इट्स सच अ कॉम्प्लीमेंट एज यू सेड सो मेनी थिंग्स अबाउट दिस। एंड डेफिनेटली आई रियली फील कि ये जो पॉडकास्ट है जो हमारे जो भी व्यूअर्स होंगे उनको बहुत ज़्यादा हेल्प करेगा, चाहे वो फ्रेशर्स हों या फिर वो एक्सपीरियंस्ड हों, हर तरह से मतलब उनको हेल्प करने वाला है. सो आई एम रियली लुकिंग फॉरवर्ड टू इट. Likewise. And I think Adit, just like I mentioned आपके इंट्रोडक्शन में, हम दोनों करियर कोचिंग एंड कंटेंट क्रिएशन की फील्ड में, राइट? सो आई एम श्योर दैट अ लॉट ऑफ पीपल जो ये पॉडकास्ट देखेंगे या देख रहे हैं, दे आर गोइंग टू बी पीपल हु आर ईदर ऑलरेडी इन द जॉब मार्केट और वांटिंग टू गेट इनटू द जॉब मार्केट और वांटिंग टू स्विच अ जॉब. Either of these three things majorly. तो सबसे पहली चीज that I want to ask you, which is a very burning question and I will start right with that is, आप मुझे ये बताओ कि यू मस्ट बी इंटरेक्टिंग विद सो मेनी स्टूडेंट्स एंड वर्किंग प्रोफेशनल्स. आप उनको गाइड भी करते हो, आप ट्रेनिंग्स लेते हो, कंटेंट बनाते हो. इन तीनों के थ्रू आपको करंट सिनेरियो 2025 में एक्चुअल ग्राउंड रियलिटी क्या दिखती है ऑफ 2025 विद रिस्पेक्ट टू क्या एक्चुअल में शॉर्टेज ऑफ जॉब्स है या द वर्कफोर्स और द स्टूडेंट्स गोइंग आउट इनटू द कॉर्पोरेट वर्ल्ड आर नॉट स्किल्ड इनफ, और इज इट दैट द करिकुलम दैट इज बीइंग टॉट कॉलेजेस में वो ठीक नहीं है? लाइक चल क्या रहा है इन द जॉब मार्केट इन 2025? लेट्स स्टार्ट विद दैट. सो एज यू सेड कि जो भी सारे सिनारियोज आपने बताए हैं कहीं ना कहीं वो हो रहे हैं. जैसे ओवर सप्लाई भी है ऑफ लाइक इंजीनियर्स, लाइक एज वी नो कि हर साल लगभग 10 से 15 lakhs ऑफ इंजीनियर्स ना मतलब आते हैं मार्केट में एंड दे स्टार्ट लुकिंग फॉर जॉब. तो वो चीज़ भी हो रही है. साथ साथ जो है एआई जैसे मार्केट में आ गया है. Correct. तो उससे क्या है कि जो पहले जो मल्टीपल लोगों का काम होता था अब कोई एक ही मतलब कर रहा है, तो उससे जो है उतनी रिक्वायरमेंट भी नहीं है. तो सप्लाई डिमांड का काफ़ी बड़ा शिफ्ट तो आ गया है आज की डेट में देखा जाए तो. राइट. तो उसकी वजह से मतलब बहुत सारी चीज़ें हो रही हैं. एंड अब अगर हम जॉब सिनेरियो की बात करें तो कंपेयर टू प्रीवियस टाइम अब जॉब ढूंढना इज क्वाइट डिफिकल्ट टू बी वेरी ऑनेस्ट. इट्स क्वाइट टफ बिकॉज अब आपको स्टैंड आउट करने के लिए सिर्फ आपको अपने मार्क्स या सीजीपीए या फिर आपको कितनी सिर्फ मतलब प्रोफाइल, थ्योरेटिकल नॉलेज कितनी है या प्रोफाइल या कौन सा कॉलेज से हो, उन सब चीज़ों से ज़्यादा मैटर कर रहा है कि आप खुद को कैसे स्टैंड आउट कर रहे हो. आपकी स्किल्स कितनी है, आपने अपने कॉलेज के अलावा और क्या क्या चीज़ें करी हैं, इंटर्नशिप्स कहाँ से करी हैं, और आपने खुद को कैसे प्रेजेंट कर रहे हो, आपकी कम्युनिकेशन स्किल्स कैसी हैं, आपने अपना रेज्यूमे कैसे बनाया है, कैसे रीच आउट कर रहे हो. तो ये सारी चीज़ें कहीं ना कहीं मैटर कर रही हैं. पहले
कंपेरेटिवली इजी था, क्योंकि मतलब सॉफ्टवेयर डेवलपर्स की स्पेशली मैं ज़्यादातर एग्जांपल से लूँगा, जनरली आईटी फील्ड से लूँगा, क्योंकि वही सबसे बड़ा सबसे ज्यादा पूल होता है। हाँ, वर्कफोर्स है, और जो बड़ी बड़ी कंपनीज हैं जनरली उसी फील्ड में रिक्रूट करती हैं। तो पहले क्या था कि डिमांड ज़्यादा थी, सप्लाई उतनी नहीं थी। सप्लाई बढ़ाने के लिए ऑब्वियसली इंडिया में कितने सारे कॉलेजेस हर साल बनते गए। तो करेक्ट, अब क्या है कि सप्लाई ऑलरेडी बहुत ज़्यादा है, ज्यादा है। जितनी रिक्वायरमेंट है। स्पेशली एआई के आने से जो डिमांड है कंपेरेटिवली कम हो गई है। गॉट तो इट। इस वजह से कहीं ना कहीं स्टैंड आउट करने के लिए आपको बहुत सारी चीज़ें करनी पड़ेंगी, एंड इट टोटली डिपेंड्स कि आपको सर्विस बेस्ड कंपनी में जाना है या प्रोडक्ट बेस्ड कंपनी जाना है। उसके हिसाब से आपको कहीं ना कहीं एक प्रिपरेशन करनी पड़ेगी, एंड फिर वो बहुत सारे फैक्टर्स हो जाते हैं कहीं ना करेक्ट, करेक्ट। या पर आप मुझे ये बताओ, हाँ जब हम बात करते हैं अबाउट स्किल्स, हम्म तो फॉर अ फ्रेशर या एक यंग वर्किंग प्रोफेशनल जिसके पास 0 to 2 years ऑफ एक्सपीरियंस है, एकदम न्यू टू द जॉब मार्केट एंड कॉर्पोरेट वर्ल्ड, हम्म ऐसी कौन सी 3 या 4 स्किल्स आप बोलोगे जो सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है एज पर रिक्रूटर्स टू गेट हायर्ड इन मोस्ट ऑफ द मोस्ट इन डिमांड फील्ड्स? फॉर एग्जाम्पल आईटी की फील्ड में ले लूँ, जहाँ पे कोडिंग रिक्वायरमेंट है, सॉफ्टवेयर डेवलपर, सॉफ्टवेयर इंजीनियर्स, या डेटा साइंटिस्ट और प्रोडक्ट मैनेजर्स, बिकॉज आई थिंक ये 3 सबसे बूमिंग रोल्स हैं, राइट? या तो व्हाट डू यू थिंक आर द मोस्ट इंपॉर्टेंट स्किल्स जिसके लिए आजकल हायरिंग हो रही है? राइट। तो पहले तो हम बात करते हैं टेक्निकल स्किल्स की। जैसे दो तरह की स्किल्स होती हैं, लाइक ऑन ब्रॉड वेज, Yeah. ये टेक्निकल और सॉफ्ट स्किल्स। Correct. तो टेक्निकल की अगर हम बात करें तो डिपेंडिंग ऑन द इंडस्ट्री और द जॉब प्रोफाइल, अगर हम डेटा साइंस की बात करें या एआई एमएल की बात करें, तो यहाँ पे ब्रॉडली एज अ बेसिक लेवल आपकी जो कोडिंग स्किल्स है, स्पेशली जो पाइथन है, वो आपका बेटर होना चाहिए। सो दैट इज़ वन ऑफ द, लाइक अगर आप डेटा साइंस की तरफ जा रहे हो या फिर आप एआई एमएल फील्ड्स में जा रहे हो, जो भी न्यू एज जनरेटिव एआई Correct. फील्ड्स आ रहे हैं, तो उसमें एटलीस्ट बेसिक पाइथन आपका स्ट्रांग होना चाहिए। बाकी फिर और भी एडवांस लैंग्वेजेस हैं। लेकिन डिस्क्लेमर देना चाहूंगा कि आई एम नॉट फ्रॉम द टेक बैकग्राउंड, Right, तो हाँ. इसलिए मैं ज़्यादा डीप में इस चीज़ से बात नहीं कर सकता। Sure. बट ओवरऑल अगर मैं बात करूं तो आपका पाइथन स्ट्रांग होना चाहिए फॉर दीज फील्ड्स। और अगर हम डेटा एनालिटिक्स की बात करें या बिजनेस एनालिटिक्स की बात करें, तो यहाँ पे आपका ऑब्वियसली जैसे पावर बीआई है, टैब्लो है या एक्सेल है, ये आपका स्ट्रांग होना चाहिए। तो दीज आर द टेक्निकल स्किल्स यू नीड टू बी वेरी गुड एट। अगर आप एज अ फ्रेशर हो या फिर 1 or 2 years का एक्सपीरियंस है, तो इनमें आपकी कमांड होनी चाहिए, बिकॉज दीज आर द कोर स्किल्स फॉर दैट स्पेसिफिक बट द फील्ड। पैकेजेस आर आल्सो लुक्रेटिव, मतलब अच्छे हाँ. खासी सैलरीज होती है। हाँ, कोई रेंज अगर आप पैकेजेस देखो, आप अगर एज अ फ्रेशर हो, अगर हम टीयर 1 कॉलेज को हटा देते हैं, बिकॉज हाँ, वो तो हाँ मतलब हम टीयर 2 या टीयर 3 की बात करेंगे, बिकॉज आई रियली फील के ज़्यादातर जो लोग होंगे जनरली टीयर वो 2 टीयर 2 टीयर 3 टीयर 3 से होंगे। Correct. तो हम उन्हीं से रिलेटेड हम बातें करेंगे। तो स्टार्टिंग अगर पैकेज की अगर हम बात करें कहीं ना कहीं, तो अगर आप जैसे एआई एमएल या डेटा साइंस वाली फील्ड्स हैं, तो इनमें फिर भी चाहे आप किसी भी कॉलेज से हो, यहाँ पे लुक्रेटिव सैलरीज आपको मिल जाएंगी। रेंज क्या होती है? रेंज इनकी जनरली रहती है आई थिंक 10 से ऊपर। करेक्ट, Like 10 तो 10 मतलब हाँ बेस एक 10 हाँ LP बेस रहता ही है। अगर आप टीयर 1 में हो तो हो सकता है आपकी स्टार्टिंग रेंज 15-20 भी रहे, 25 भी रहे। बट अगर टीयर 2 की या टीयर 3 की बात करें, तो आपको 10-12 ऐसा रहता है, और फिर आप आगे आगे बढ़ा सकते हैं, राइट। अब बात करते हैं अगर जैसे डेटा साइंस, बिजनेस एनालिटिक्स, सॉरी नॉट डेटा साइंस, लाइक डेटा एनालिटिक्स या फिर बिजनेस एनालिटिक्स या फिर फाइनेंशियल एनालिस्ट, इन सब की बात करें, तो वहाँ पे स्टार्टिंग रेंज जो है अराउंड 6-8 lakhs पर एनम। तो ये जनरली वेरी भी करता है, वेरी स्टार्टअप भी है, करता है, एमएनसी है। स्टार्टअप है, एमएनसी है। तो Correct. काफ़ी सारे फैक्टर्स हैं जो कहीं ना कहीं वेरी करते हैं। आपका मतलब कैसा प्रोफाइल है, रिक्रूटर्स जो हैं वो कैसी मतलब है, मतलब मास हायरिंग हो रही है या फिर जो है कोई स्टार्टअप है, कोई फॉरेन स्टार्टअप है। Right. जैसे मास हायरिंग हो रही है, तो आपको पता ही है कि जो इन्फोसिस, Infosys, TCS, Cognizant, ये लोग IT giants. 10 साल से 15 साल से वो 3.5 वो तब भी था। 3.5 का भी बड़ा है। नहीं वो वो मेरे को भी 3.5 की लगी थी टीसीएस में। वो आज तब भी से आज भी वैसी है। 3.5 है। और उसका रीज़न यही है कहीं ना कहीं कि मार्केट में पिछले 10-15 साल से सप्लाई इतनी ज़्यादा हो गई है कि दे डोंट फील एनी काइंड ऑफ अर्जेंसी, नीड और अर्जेंसी के नीड टू चेंज। उनको लगता है कि हमें मिल जाएंगे। सो सप्लाई डिमांड की वजह से अभी भी 3.5 है, बल्कि इन्फ्लेशन और अगर हम बाकी वो तो फैक्टर्स कब का छूट चुका है। हाँ, तो मतलब 3.5 आज से 15 ईयर्स, क्योंकि मैं इसको ऐसे कैलकुलेट करता हूँ कि आप 3.5 में 15-20 साल पहले कितना गोल्ड ले सकते थे, और आज 3.5 में कितना ले सकते हो? कुछ नहीं, ज़्यादा तो नहीं है। नहीं, तो उससे आपको पता लग जाएगा कि उस टाइम पे आप ज़्यादा अमीर थे 3.5 पे। ठीक है, या सो दोज आर द रीजंस। तो अगर मास हायरिंग को हटा दें तो वो तो 3.5 ही है। लेकिन अगर हम जैसे कुछ स्पेसिफिक स्टार्टअप्स हैं, जैसे
कुछ प्रोडक्ट बेस्ड कंपनीज हैं या कुछ फॉरेन एमएनसीज हैं, तो उनका हाँ अच्छा खासा पैकेज स्टार्टिंग का भी रह सकता है, Got लाइक it. 3.5 तो नहीं, एटलीस्ट 6-8 lakhs, डिपेंड करता है क्या Right. प्रोफाइल है। Got it. Okay, राइट very interesting. या I think एक चीज जो मुझे याद आई क्योंकि हमने TCS की बात की हाँ और अभी currently while we are shooting this बहुत recently एक news आई थी that TCS has laid off 12,000 employees. Then after 2 days or a day later they announced they are hiring 20,000 new freshers. उन्होंने बैक टू बैक ये दो बहुत शॉकिंग चीजें अनाउंस की. आई वांट टू नो फ्रॉम यू दैट why are things like this happening? Obviously उन्होंने स्टेट किया अपने रीजंस दिए बट ये इट्स अ मैसिव एम्प्लॉय कट राइट. बीच में ऑब्वियसली गूगल Amazon माइक्रोसॉफ्ट की भी न्यूज आती रहती है 8,000 4,000 एम्प्लॉयज लेड ऑफ राइट. जो भी what is your take? ये सब क्यों हो रहा है? पहले उन्होंने 12,000 एम्प्लॉयज ले ऑफ किए, फिर 20,000 न्यू हायरिंग्स की, बट स्पेसिफिकली उन्होंने ये मेंशन किया कि ओनली इफ यू हैव न्यू एज स्किल्स देन those 20,000 new people will be hired, right? Because they're looking for these new age Gen AI skills, AI ML skills. So do you think ये trend होता रहेगा and most companies will follow this? या सो ये काफ़ी इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है, एंड यहाँ पे काफ़ी सारी चीज़ें हमें देखनी कहीं ना कहीं। सबसे पहले अगर हम बात करते हैं कि TCS अभी जैसे अनाउंस किया उनने, तो ये क्यों शॉकिंग है इतना लोगों के लिए? जनरली इसलिए है क्योंकि TCS को एक गवर्नमेंट जॉब की तरह देखा जाता था, Correct. राइट? एक सिक्योरिटी हाँ थी. सिक्योरिटी देखी जाती थी कि TCS में लग गए तो लाइफ सिक्योर है, और लोग उसी हिसाब से लोन भी ले लेते थे। बिकॉज आई रिसेंटली लाइक सीन अ वीडियो रील जहाँ पे मतलब उस बंदे ने मतलब लोन ले रखा था TCS, मतलब TCS में ज्वाइन हो गया था, तो नाउ ही वाज सो डिप्रेस्ड, ठीक है? तो वो एक फनी रील थी जो लोग शेयर कर रहे थे, मीम बन गया था वो एक तरह से, ठीक है? तो TCS वाले जो अभी इंसिडेंट हुआ है, तो इट्स क्वाइट शॉकिंग फॉर पीपल, बिकॉज वो एक इंडियन एमएनसी है, एक IT है, मतलब इतनी मास रिक्रूटमेंट करती है, ट्रस्टेबल ब्रांड है, राइट? अब अगर हम बात करें तो जैसे आपने कहा कि अभी वो 12,000 लोगों को फायर भी किया है, ठीक है? और पहली बात मैं बता दूं कि 12,000 लोगों ने एक दिन में एक साथ झटके से फाइल नहीं किया, मतलब इट हैज बीन इन अ स्पैन ऑफ 1 or 2 years, मतलब 1 year बोल सकते हैं। तो ग्रेजुअल हाँ ग्रेजुअल फायरिंग हुई है, ऐसा नहीं है कि CEO ने एक मीटिंग में अनाउंस कर दिया हो कि 12,000 पीपल आर फायर्ड, पॉसिबल भी नहीं है, बट इट हैज बीन अ वेरी ग्रेजुअल प्रोसेस। बट अभी बस उन लोगों ने थोड़ा सा बताया है कि हमने इतने लोगों को फायर किया है इन अ स्पैन ऑफ 1 year or 2 year, डिपेंड करता है, ठीक है? तो दैट इज हैज बीन द केस। हायरिंग अभी भी बंद नहीं हुई है, राइट? दे हैव अ टारगेट ऑफ रिक्रूटिंग अराउंड 40,000 कैंडिडेट्स एवरी ईयर, वो अभी भी कर रहे हैं। उन लोगों ने ऐसा कुछ भी नहीं बोला कि हम हायरिंग फ्रीज कर दिया है, तो वो चीज़ भी नहीं है। तो हायरिंग इज़ बीन गोइंग ऑन। अब यहाँ पे बात करते हैं सबसे मेन पॉइंट की, वो ये है कि जो फायर हुए हैं लोग, वो कौन हुए हैं? करेक्ट, राइट? तो वो जो फ्रेशर्स नहीं हुए, राइट? दे आर पीपल, they were senior leaders, हाँ दे आर फ्रॉम मिड टू सीनियर पीपल। सो वो लोग क्यों फायर हुए हैं, मतलब मिड टू सीनियर पीपल? बिकॉज उसके 2-3 फैक्टर्स हैं। पहला फैक्टर ये है कि कंपनी को ऐसा लगता था कि उन लोगों की एक ऑब्वियसली सैलरीज बहुत ज्यादा होती हैं, करेक्ट, they draw very high हाँ पीपल who have experience of 5 years or 10 years or 15 years, so they have a salary maybe 50 lakh 60 lakh करोड़ से, राइट? तो उस वे में भी कंपनी पे बहुत बर्डन है, बहुत ज़्यादा सैलरी है। दूसरा रीज़न क्या है कि दे आर नॉट दैट मच एजाइल और अडेप्टिव विद द न्यू एज टेक्नोलॉजीज लाइक AI ML, इन सब चीज़ों में इतने अडेप्टिव नहीं है, उनका वही पुरानी जो भी चीज़ें चलती आ रही हैं। अब आप खुद ही देखो, अगर कोई इंसान 40 years का 45 years का है, 10 साल से 15 साल से वो सेम काम कर रहा है, तो ही वोंट बी दैट अडेप्टिव, मतलब थोड़ी रिजिडिटी आई जाती है एक एज के बाद, राइट? तो उस रीज़न की वजह से भी कंपनी को लगा। तीसरा रीज़न क्या था कि पहले TCS की कोई प्रॉपर बेंच पॉलिसी नहीं थी, अभी TCS ने एक नई बेंच पॉलिसी भी वो लोग ले आए हैं। अगर आप TCS में 35 डेज से ज़्यादा बेंच पे रहते हो 35 डेज से ज़्यादा, तो TCS आपका वापस से रीइवैल्यूएट करेंगे और आपको या तो मतलब परफॉर्मेंस इवैल्यूएट करेंगे और आपका कंपनसेशन में या फर्क पड़ेगा और आपको निकाल भी सकते हैं, फायर भी कर सकते हैं, राइट? सो इन रीजंस की वजह से जो TCS है उन लोगों ने फायर किया है मिड टू सीनियर लेवल्स, लेकिन वो लोग ये सब करने के बावजूद भी, मतलब 12,000 लोगों को फायर करने के बावजूद भी, दे आर स्टिल हायरिंग लाइक मोर देन 10,000 20,000 न्यू कैंडिडेट्स। बट हु आर दीस न्यू पीपल दैट दे विल हायर? लाइक do you have any idea ki what will they look for in these 20,000 people that they are now hiring? Yeah, other than the new age skills? Yeah.
सो ये मेरा खुद का एनालिसिस है, खुद का परसेप्शन है। करेक्ट। ऑब्वियसली मैंने किसी टीसीएस हाँ हायरिंग से बात तो नहीं करी है, बट हाँ जहाँ तक मुझे लगता है मेरे एक्सपीरियंस के अकॉर्डिंगली, अब जो हायरिंग ट्रेंड्स में जो शिफ्ट आएगा वो आएगा ऑब्वियसली एआई को देखते हुए। यानी कि पहले क्या होता आ रहा था कि जो सर्विस बेस्ड कंपनीज होती थी जैसे टीसीएस, इन्फोसिस, विप्रो वगैरह, इनमें ना बहुत ही स्पेसिफिक स्किल सेट के लोगों को हायर किया जाता था, फ्रेशर्स को, कि इसको ये पर्टिकुलर लैंग्वेज आती है, हमें इसमें जिसकी कमांड है वो बंदा पर्सन हायर करना है, उसका अलग रिक्रूटमेंट होता था और एक बहुत ही स्पेसिफिक तरीके से, नीच तरीके से लोगों को हायर किया जाता था। बट अब एआई के आने की वजह से थोड़ी सी ना जर्नलाइज्ड हायरिंग भी होगी। मतलब कहीं ना कहीं जो लोग अच्छे प्रॉब्लम सॉल्वर्स हैं, हाँ जिनका एप्टीट्यूड ओवरऑल अच्छा है, जिनकी कम्युनिकेशन स्किल्स ज़्यादा अच्छी हैं और जिनकी अडेप्टेबिलिटी, टीम वर्क ज़्यादा अच्छा है, उन लोगों को ज़्यादा प्रेफर किया जाएगा। तो ये एक सर्टन हायरिंग जो ट्रेंड है वो धीरे शिफ्ट होगा शिफ्ट मतलब। होगा, जो धीरे धीरे हम देखने को मिलेगा। ओके। वो जो नीश बेस्ड हायरिंग होती थी कि एक पर्टिकुलर लैंग्वेज में कमांड है, आ जाओ, वो थोड़ी सी कम हो जाएगी जहां तक मुझे लगता है, क्योंकि एआई के आने से ये शिफ्ट आने वाला है। नहीं सही है, वेरी वेल समराइज्ड। एंड आई थिंक इससे या ऑडियंस को भी थोड़ा एक पर्सपेक्टिव मिलेगा कि ऐसे सिनेरियोज क्यों हो रहे हैं, हम्म होते आ रहे हैं या फ्यूचर में भी हो सकते हैं, राइट। राइट मेजर आई थिंक इसका सिनॉप्सिस या समरी यही है कि जो यू हैव टू बी अडेप्टिव एंड एजाइल। बट जैसे आपने कहा, द मेजर रीजन ये मिड सीनियर लेवल टू सीनियर लीडर्स वर fired was वो adaptive और agile नहीं थे, they didn't adapt to the technology, they didn't learn new things, right? या बट वॉट हैपन्स इज, एक और चीज जो मैंने देखी है, जेनजीज की बात करते हैं, बिकॉज मेजरली मोस्ट कंपनीज आर हायरिंग जेनजीज, राइट? या Because like you said, they're more open, but at the same time there are a lot of disadvantages of hiring them also. राइट Have you observed any trends, और या आपने देखा है या सुना है कि why are companies not very open to hire Gen Zs also? Because बहुत बार मैंने देखा है हायर कर तो लेते हैं वो, because that's the supply coming in, but companies realize later on that nowadays Gen Zs have a lot of problem with a lot of things. या वो इतने ओपन नहीं है, राइट? राइट जो ओवर टाइम तो मैं नहीं बोलूंगी, बट द एबिलिटी टू वर्क वेरी हार्ड वो कम देखी जाती है उनके अंदर। लाइक दे हैव देयर पर्सनल बाउंड्रीज, स्ट्रेस वो ज्यादा हैंडल कर नहीं पाते हैं, बहुत सारी चीजें। व्हाट्स योर टेक ऑन दैट? या सो जेनजीज को लेकर के मतलब काफ़ी मल्टीपल परसेप्शन है लोगों के। काफ़ी लोग उनसे कहीं ना कहीं डिसअपॉइंटेड भी हैं, तो काफ़ी लोगों को, काफ़ी जो लोग हैं स्पेशली मिलेनियल्स हाँ जो बहुत ज़्यादा वर्क लाइफ बैलेंस से हिले पड़े हैं, बहुत हाँ स्ट्रेस हाँ में है, तो वो उन लोगों को बहुत ज़्यादा मतलब एडमायर भी कर रहे हैं कि यार हम नहीं कर पाए, एटलीस्ट आपने ये ना एक कुछ चलाया है, मतलब एक तरह से। करेक्ट। तो दैट इज़ वन ऑफ द थिंग। अब जेनजीज के अगर एटीट्यूड की अगर हम बात करें, तो जेनजीज जो हैं कहीं ना कहीं मतलब उतने ज़्यादा ओबेइंग नेचर के मतलब नहीं होते हैं। मतलब उनको, उनका एक अपना सेट ऑफ चीज़ें हैं, मतलब उनको अपने अगर हिसाब हाँ से। अपने हिसाब से, यू मे हैव सीन लॉट ऑफ रील्स के जहाँ पे जेंजीज मतलब ऐसे ही लीव डाल दिया हाँ कि सर बस मैं घूम रहा हूँ, मेरा मन नहीं मैं है, जा रहा हूँ, मैं नहीं नहीं आ आ रहा। रहा, या फिर उसको कंपनी मज़ा नहीं आ रहा, तो मतलब लिटरली यही लिख दिया कि सर मुझे मज़ा नहीं आ रहा, और मेल भी नहीं किया, व्हाट्सएप पे लिख दिया कि मुझे मज़ा नहीं आ रहा है। और कंपनी की 2 मंथ्स पॉलिसी है लीव नोटिस पीरियड की, नोटिस वो गई भाड़ में मतलब मुझे ठीक है, उनको लगता है कोई बात नहीं, हम स्टार्टअप कर लेंगे, हमारा ये कनेक्शन है, हमारे रेफरेंसेस हैं, लग जाएगी जॉब दोबारा भी। तो दैट साइड ऑफ एटीट्यूड इज ऑल्सो देयर। तो पर कहीं ना आपको क्या ये नहीं हाँ लगता है कि एट द सेम टाइम हाँ दे आर नॉट वेरी फ्लेक्सिबल ऑल्सो? या लाइक फॉर एग्जाम्पल, मैंने मेजरली ये सुना है एटलीस्ट, और नोटिस भी किया है इन अ लॉट ऑफ माई जूनियर्स ऑल्सो फ्रॉम कॉलेज। मतलब जरा सा भी अगर थोड़ा अपनी कंपनी के लिए थोड़ा, आई एम नॉट सेइंग आप रोज हर वीकेंड पे बैठ के काम करो अपनी कंपनी के लिए, मैं वो एडवोकेट नहीं कर रही हूँ कि वर्क लाइफ बैलेंस हो ही ना, बट आई थिंक द एबिलिटी टू टेक स्ट्रेस एंड स्टे इन स्ट्रेसफुल एनवायरमेंट्स और ऑल्सो बैलेंस पर्सनल एंड प्रोफेशनल लाइफ थोड़ी मुझे कम लगती है उनमें। उसका आई थिंक सबसे बड़ा रीज़न है, आई थिंक थोड़ा सा कल्चर डिफरेंस भी आ गया है या कहीं मे ना बी। कहीं। जैसे अगर मिलेनियल्स की बात करें या फिर हमारे पेरेंट्स की जनरेशन की बात करें, तो उस टाइम पे क्या रहता था कि लोग ना मल्टीपल चीज़ें एक साथ करते नहीं थे। मतलब जैसे जॉब कर रहे हैं तो उनका पूरा ध्यान एक ही जॉब में रहता था, करेक्ट। एंड उसी कंपनी से कहीं ना कहीं अटैच भी हो जाते थे। वहाँ पे वो 10-20 ईयर्स काम भी कर रहे हैं, उसके बाद वो वहाँ पे जितने भी लोग हैं सबसे अच्छे रिलेशंस हैं, और एक कंफर्ट जोन कहीं ना कहीं मिल जाता था, राइट। राइट। तो उससे क्या होता था कि दे वर वेरी कोऑपरेटिव विद ईच एंड एवरीवन। किसी के लिए थोड़ा सा एक्स्ट्रा स्टेप भी लेना पड़े तो दे वर ओके, और एक वैसा रिलेशन रहता था। आज की डेट में क्या है कि जो जेनजीज हैं स्पेशली,
तो दे हैव अ वेरी क्लियर बाउंड्रीज कहीं ना कहीं या कि उनको 6 बजे के बाद मतलब काम नहीं काम नहीं करना, करेंगे, मतलब 5:55 के बाद ही अपना लॉग ऑफ। लॉग ऑफ कर दिया और अपना चले गए। फिर रात को भी फ़ोन नहीं उठाना या मतलब स्विच ऑफ ही कर देना, जो अच्छी बात भी है ऑब्वियसली, मतलब घर पे जाके नहीं करना है। हाँ, वीकेंड्स पे भी मतलब जो अच्छा भी है कहीं ना कहीं, ठीक आई है। मीन बोथ हाँ, साइड्स है बोथ कॉइन के। साइड्स हैं, जो अच्छा भी है कहीं ना कहीं। बट अगर आपको लगता है कि कोई प्रोजेक्ट है और जो डिले हो रहा है और मे बी, करेक्ट, ठीक है, और कंपनी को एक्चुअल में नीड है, एक अर्जेंसी है, और मान लो कोई आपका आपका सपोर्ट कोई, अगर हेल्प कर हाँ, सकता है, सपोर्ट हेल्प कर सकता है, या फिर कोई कोई कोवर्कर है वो अभी शायद किसी से लीव में है या कहीं कुछ और प्रॉब्लम है, करेक्ट, तो वहाँ पे आपको फॉर द टाइमिंग थोड़ा सा एक्स्ट्रा स्टेप तो लेना स्टेप अप चाहिए। नहीं करते स्टेप हैं अप, लोग हाँ, स्टेप जनरली। अप लेना चाहिए कहीं ना कहीं। इतने भी आप उसमें मत रहो कि नहीं नहीं हमारा तो बस क्लियर बाउंड्रीज है और ये वो, तो दैट एटीट्यूड शुड नॉट बी देयर। एटलीस्ट कंपनी शुड फील कि चलो ठीक है अभी बाउंड्रीज हैं, लेकिन कल को कुछ प्रॉब्लम आएगी मान लो कंपनी में, या कुछ ऐसा, कुछ डेडलाइन टाइट होती है या कुछ ऐसी कोई प्रॉब्लम्स आती प्रोजेक्ट हैं, कुछ डिलीवरेबल्स हैं, डिलीवरेबल्स हैं, तो उस टाइम पे एटलीस्ट दे शुड फील कि ये जो मतलब एम्प्लॉई है, जेंजी है, एटलीस्ट ही इज़ ओपन टू इट, और उस टाइम पे मना नहीं करेगा। तो वो करेक्ट, कॉन्फिडेंस मैनेजर्स को होना चाहिए अपने सबॉर्डिनेट्स के ट्रू, लिए ट्रू, कहीं ना कहीं। अदरवाइज यही है मेन चीज़। आई नो। या, बट हाँ, एट द सेम टाइम, क्योंकि अब हमने बात कर ली है कैसे वो हाँ, इतने कोऑपरेटिव नहीं है, तो इसको हाँ, बैलेंस करते हैं। हाँ, मुझे ये बताओ कि आप इंटरैक्ट करते हो बहुत सारे वर्किंग प्रोफेशनल्स से इन जनरल, जिनकी या 9 to 5 जॉब्स हैं, राइट? हाँ, मैं काफ़ी सारे कॉर्पोरेट लोगों से वर्ल्ड में कॉर्पोरेट बेसिकली, वर्ल्ड में, या what do you think are the major problems or challenges they face in their job? हम्म, And आजकल the talk around mental health, work हम्म, life balance and workplace stress is a lot, right? बहुत सारे लोग बात कर रहे हैं, major publications and news channels talk about it, right? कि राइट, stress की वजह से how is it affecting employees in general irrespective of gender? So राइट, I राइट। just want to know that have you heard of any cases, या आपने कभी interact किया और लोगों को how are बहुत they सारे dealing with केसेस it? किए हैं, बहुत सारे, मतलब मेरे पास हर एक एक लेवल, मतलब एक एक फेजेस जो लोग अपनी लाइफ में कॉर्पोरेट वर्ल्ड में करते हैं, सब सबके, से रिलेटेड आते हैं। right? अगर हम शुरुआत से करें, स्टेप बाय स्टेप जाएं, तो अगर हम पहले फ्रेशर्स से शुरू करते हैं, तो अगर मान लो कोई फ्रेशर है और अभी ही कॉलेज से पास आउट हुआ है और उसने अभी तक कॉर्पोरेट वर्ल्ड में एंटर नहीं किया हुआ है, तो उसके मन में भी बहुत सारी चीज़ें आती हैं, उसको भी बहुत सारे डाउट्स आते हैं। एंड वंस ही फर्स्ट एंटर्स इनटू द कॉर्पोरेट वर्ल्ड, तो वहाँ पे भी उसको ना काफ़ी सरप्राइजेस मिलते हैं या फिर झटके लगते हैं कि अरे अच्छा ऐसा भी कुछ होता है। तो एग्जांपल्स अगर रियल वर्ल्ड में देखें, सबसे पहले तो जब इंटर मतलब वो उसका ऑफर लेटर आ जाता है, सबसे पहला झटका तो ये लगता है उसे कि सीटीसी सीट दिखाया कुछ और जो इन हाथ हैंड में जो मिल रहा है, जो मिल रहा है वो क्यों और। राइट? तो वो कॉलेज वाले बताते नहीं है, मैच तो ठीक है। होता वो हाँ, वो है मैच नहीं, में होता नहीं है कहीं ना कहीं। कॉलेज वाले भी अच्छे से गाइड नहीं करते, कैसे नेगोशिएट करना है वो भी नहीं बताते। सैलरी हाँ, नेगोशिएशन की तो आई थिंक लोग सोचते भी नहीं, और फिर हिम्मत हाँ, भी नहीं होती है कुछ हाँ, लोगों सैलरी में। नेगोशिएशन की कोई हिम्मत नहीं होती है। अब कॉलेजेस जो है अपने सब्जेक्ट्स वगैरह पढ़ा रहे हैं अच्छे से, पर एटलीस्ट इस चीज़ में बात कर सकते हैं वो कि कैसे सैलरी नेगोशिएट करना है, या फिर मार्केट रेट्स क्या चल रहे हैं उसके हिसाब से आपको सैलरी पिच करनी है। सैलरी नेगोशिएशन में से एक ही चीज़ बोलना चाहूँगा, मतलब वैसे तो बहुत सारी चीज़ें हैं, पर सबसे इंपॉर्टेंट यही है कि आप अपनी तरफ से पहले अपना एक्सपेक्टेशन मत बताओ कंपनी को, हम्म, ठीक है। अगर काफ़ी केसेस में कंपनी ऐसे पूछती भी है, तो मतलब आप मतलब अवॉइड करने की कोशिश करो उस चीज़ को, क्योंकि अगर एक बार आपने वो चीज़ बोल दी है, फिगर बोल दी तो वो उधर ही फिर वो अटक बोल दी है, तो जाएंगे, अगर उनका बजट हाई भी होगा तो उसी तो पे वो आ कम जाएंगे। ही हो जाएगा, ठीक है। तो कोशिश करो ज़्यादा से ज़्यादा मतलब अवॉइड करने की। जो बड़ी कंपनीज हैं, जो कॉर्पोरेट्स हैं, या जो फॉरेन की जो फर्म्स हैं, तो जनरली वो लोग नहीं पूछते हैं। पर इंडियन कंपनीज कुछ हैं जो कॉस्ट कटिंग में माहिर हैं, तो वो लोग पूछ लेते हैं, तो वहाँ पे आप कोशिश करो कि अवॉइड करो। तो ये तो हो गया सैलरी का, मतलब सीटीसी का। इसके अलावा जो फ्रेशर्स या जो जिनको 1 ईयर या 2 ईयर का एक्सपीरियंस होता है, वो प्रॉब्लम फेस करते हैं कॉर्पोरेट में, वो है जो कॉर्पोरेट के जार्गन्स हैं। हम्म, That is also one of the problem which I have, मतलब not I have faced, but which I have seen सीन, people के भाई फेस कर रहे हैं। जैसे मैंने एक वीडियो बनाई थी कॉर्पोरेट जार्गन्स के ऊपर, ओके, इट हैज़ रीच लाइक मोर देन 5 मिलियन 10 मिलियन। माय गॉड, एंड ओके, आई वॉज शॉक टू सी कि यार एक सिंपल सी रील है, इसमें मतलब मैं कुछ कॉर्पोरेट जार्गन्स के बारे में बता रहा हूँ, या फिर लोगों को बोल रहा हूँ कि एक पीडीएफ है, राइट, इसमें खूब सारे जार्गन्स हैं, डाउनलोड कर लो, हाँ, जनरल सी चीज़ है। लेकिन उस पर 5-10 मिलियन व्यूज़ आ गए। इट मीन्स दैट इट इज़ रिलेटेबल। रिलेटेबल एंड पीपल वांट टू रिलेटेबल, नो, पीपल वांट टू नो, इट इज़ रिलेटेबल। या, और क्यों रिलेटेबल है? क्योंकि जो कॉलेज की जो डे टू डे लैंग्वेज है, हाँ, या तो वो लोग हिंदी में बात कर रहे हैं और इंग्लिश में भी कर रहे हैं, तो एक सिंपल जो लैंग्वेज हम लोग बात कर रहे हैं उसमें ही होता है। लेकिन जब हम कॉर्पोरेट में जाते हैं, राइट, देन वी
come across new phrases, Phrases. jargons, business वो English, लैंग्वेज ही अलग होती है, हाँ बिजनेस इंग्लिश, बिजनेस कम्युनिकेशन बिजनेस लैंग्वेज होती है वो। कम्युनिकेशन, और उसके बारे में ज़्यादा लोगों को आइडिया नहीं होता है, स्पेशली अगर वो टीयर 2 टीयर 3 कॉलेज से हैं या फिर कुछ ऐसे बैकग्राउंड से जहाँ पे इस तरह की लैंग्वेज नहीं बोली जाती है, तो इट बिकम्स वेरी डिफिकल्ट, और उनको कहीं ना कहीं वो बैरियर सा फील होने लगता है। ये चीज़ उनके कॉन्फिडेंस लेवल पे फ़र्क लाती है, एंड वो इतनी जल्दी ना एडजस्ट नहीं हो पाते हैं, और थोड़ा सा जजमेंट भी होता है, होता है। काफ़ी सारी चीज़ें होती हैं, तो कहीं ना कहीं ये अच्छी प्रैक्टिस नहीं है। तो इसको ओवरकम करने के लिए ऑब्वियसली जब वो मतलब इंटरव्यूज़ के लिए प्रिपेयर कर रहे हैं, तो साथ के साथ थोड़ा सा मतलब कॉर्पोरेट के एटलीस्ट जो बेसिक जो डे टू डे वर्ड्स हैं उनको भी कर लें। पर या स्ट्रेस की मेजर रीजंस क्या दिखते हैं आपको? ओके, ना किसी भी एक जनरल 9 to 5 एम्प्लॉय, हाँ what are they stressed with? Like what is causing the stress and problems in mental health? And a lot of people मैंने देखा है at a very young age nowadays are taking sabbaticals, they're leaving their jobs, or they're just going away from the corporate world. Why is this happening? And stress इतना क्यों बढ़ रहा है लोगों में? राइट। स्ट्रेस इसलिए इतना ज़्यादा इसलिए बढ़ रहा है क्योंकि जब उन लोगों ने जॉब ज्वाइन करी थी, तो जो एक्सपेक्टेशन थी उस टाइम पे, वो कहीं ना कहीं पूरी डिफरेंट होती है बाद में जो एक्चुअल में चीज़ें हो रही होती हैं। इसका सबसे बड़ा एग्जांपल ये है कि उनको बोला गया कि आपका ये रोल है, बाद में करवा कुछ और रहे हैं। उनको बोला गया कि आपका मार्केटिंग का रोल है, उनसे करवा सेल्स रहे हैं, करेक्ट। राइट। और उनको मतलब कुछ मतलब उनको बोला गया कि आपको डेटा एनालिसिस करना है, पर उनसे स्किल्स एक्सेल पे डेटा एंट्री करवा रहे हैं, राइट। सो ये सर्टेन एग्जाम्पल, ये तो एक पॉइंट So हो गया। being dissatisfied also or not having हाँ, दिस clarity इज वन ऑफ द causes. एग्जाम्पल, हाँ, मतलब ये ऑब्वियसली सम अप सबके नहीं लिए है, नहीं है। सबके लिए नहीं है, बट हाँ दिस इज वन ऑफ द एग्जाम्पल जब हमें लगता है कि हम ये करेंगे और वी आर पैशनेट अबाउट दैट पर्टिकुलर जॉब रोल, बट हमें कुछ और करवाया जा रहा है, तो वो एक डिससेटिस्फैक्शन उस जॉब से आ जाता है, भले सैलरी कितनी भी हो, ठीक है। तो दैट इज़ वन ऑफ द रीज़न। सेकेंड रीज़न ये है कि स्टार्टिंग में सब क्लियर था कि मंडे टू फ्राइडे रहेगा, या टाइमिंग्स 10 to 6 रहेंगी, या सैटरडे ऑफ है, या संडे ऑफ है, या जो भी कुछ चीज़ें हैं, लेकिन बाद में वो सब कुछ follow नहीं वो होता। फॉलो नहीं हो रहा। सो वो सबसे बड़ा रीज़न है, क्योंकि इंडिया में क्या है ना, मतलब दिस इज़ द बिगेस्ट कल्चर डिफरेंस बिटवीन इंडिया एंड अब्रॉड, Abroad. कि वहाँ पे दे आर वेरी पर्टिकुलेट अबाउट द नंबर ऑफ आवर्स द एम्प्लॉइज इज वर्किंग। यहाँ पे 5 बजे मतलब 5 हाँ बजे वर्क डन। वर्क डन, एंड दे बिलीव लाइक इन द नोशन के भाई वर्क हार्ड पार्टी हार्डर, Yeah. यानी कि दिन भर मतलब अच्छे से जी भर के काम करो, खूब क्रिएटिव रहो, लेकिन लास्ट में छोड़ दो, हमें पार्टी करनी है, हमें घूमना है, हमें घर में चिल करना है, लेट जस्ट लीव अस। करेक्ट। इंडिया में ऐसा नहीं है। इंडिया में मतलब द बॉस फील्स के आपको सैलरी दे रहे हैं तो आपको करना पड़ेगा, आप नहीं कर पा रहे तो घर जाके करना पड़ेगा आपको वीकेंड में करना पड़ेगा, बट यू हैव टू डू इट। And then that ultimately builds up to stress. एंड द होल कॉर्पोरेट स्ट्रक्चर इज लाइक स्ट्रक्चर्ड इन दैट वे कि जो हमारे मैनेजर है उनके ऊपर ही प्रेशर बहुत होता है, प्रेशर है, करेक्ट। तो दे आर तो वो ऑल्सो pass on हो जाता वो है। पास ऑन नीचे हो जाता है, I know. राइट। हम रहे हैं उधर, सब रहे हैं उधर। मुझे दिन याद आ रहे हैं KPMG के। राइट बट राइट उनकी भी मजबूरी होती है समटाइम्स मजबूरी फील, वही क्योंकि होती है। उनको कहीं और से प्रेशर आ रहा है, वो आप पे डाल रहे हैं। राइट राइट। अभी मैं आपको एग्जांपल बताता हूँ, जैसे यू ऑल नो कि जैसे अभी इन्फोसिस और जो भी इन्फोसिस के चेयरमैन है या L&T के चेयरमैन है, उन्होंने बड़े बड़े Statements, स्टेटमेंट्स दिए जो काफी 70-90 hour work 70-90 वगैरह हाँ। इस तरह के स्टेटमेंट्स दिए हैं, राइट। तो मतलब आप सोच सकते हो जो डायरेक्टर्स लेवल की कैसा थिंकिंग है, कैसे मतलब उनको लगता है वो कि तो बस यही सोचते हैं, बस हाँ काम ही है जिंदगी में। हाँ, मतलब हमारा कुछ और काम ही नहीं है। और आप अगर जो जो स्टार्टिंग सैलरी हम डिस्कस कर रहे थे वो सेम ही की सेम रही हुई है, लेकिन जो कॉर्पोरेट्स के जो CEOs हैं, जो डायरेक्टर्स हैं, आप उनकी सैलरी Salaries देखो देखो। तो उनकी मतलब एक्सपोनेंशियली बढ़ी है, True. मतलब इट हैज़ बीन डबल्ड एवरी ईयर, मतलब बैलेंस है नहीं कोई। बैलेंस नहीं है। सो दैट इज अ डिफरेंस। एंड अभी कर्नाटका में आई थिंक एक आपने पढ़ा होगा कहीं ना कहीं, जैसे 1 hour इंक्रीज कर दिया एवरी डे, अच्छा, जैसे ये नहीं 9 पता hours, जैसे आई थिंक 8 hours या 9 hours का पहले था, तो वहाँ के जो है मतलब स्टेट अथॉरिटी उन्होंने कहा कि 1 hour एक्स्ट्रा आपको अब सबको काम करना पड़ेगा एवरी डे, राइट। हाँ, तो जहाँ मतलब वर्क लाइफ बैलेंस और बेटर करना चाहिए, वहाँ और घट न्यू रहा न्यू है। पॉलिसीज आ रही है कि 1 hour एक्स्ट्रा करना पड़ेगा। 1 hour एक्स्ट्रा अगर डेली कर रहे हो तो आपका एक दिन तो वीक में बढ़ ही गया, हाँ, देखा जाए तो। effectively। हाँ, जैसे 6 days आप मान लो वर्क कर रहे हो, 1 hour आपका बढ़ गया तो 6 hours हो गया। Correct। तो कंपनीज जो पहले ऑलरेडी इतना एक्सप्लॉइट कर रही थी आपको, नाउ दे गॉट अ वैलिड रीजन To exploit you हाँ further। देखो अब तो लीगली भी ये पॉसिबल है ठीक है, तो कोई कर्नाटका में जॉब्स अप्लाई नहीं करने वाले हैं सुनने के बाद। राइट। तो मतलब
कंपनीज को तो एक्सप्लॉइट करने के लिए और वैलिड रीजंस मिल गए हैं। Got तो it. वैसे ही एक कल्चर इशू था, अब वैलिड रीजंस ही मिल गए हैं। सो बिकॉज ऑफ दीज रीजंस कहीं ना कहीं वर्क लाइफ बैलेंस जो है एम्प्लॉयज़ के ज़्यादातर ख़राब रहते हैं। Right. ये रीजंस हैं। इसके अलावा ऑफिस में पॉलिटिक्स भी बहुत होती है, राइट। अक्सर हमने सुना है कि जो जितना हार्ड वर्किंग है ज़रूरी नहीं है कि उसको उसी हिसाब से रिवॉर्ड मिले। True. आपके रिलेशन आपके कोवर्कर्स के साथ, आपके कितने मैनेजर्स के डिप्लोमेटिक साथ हो, कितने कैसे रिलेशंस डिप्लोमेटिक हो, बनाते हो. आप खुद की इमेज कैसे प्रोजेक्ट कर रहे हो, आपका रिलेशन कितना अच्छा है, एंड आप कितना काम करके उसको कितना दिखा रहे हो, Correct. ठीक है। तो वो अगर स्किल्स हैं तो कहीं ना कहीं, क्योंकि साइकोलॉजिकली वो ज़्यादा इम्पैक्टफुल होते हैं Right. और वो अच्छा रिजल्ट डालते हैं। तो ये चीज़ें भी इवेंचुअली देखो चीज़ें लोग सीख ही जाते हैं, बट जो फ्रेशर्स जो बहुत ही भोले भटके आते हैं तो उनको इस एनवायरनमेंट में थोड़ा सा अडाप्ट करना मुश्किल होता है। Right. Got it. या So, Adit, because we were talking about workplace stress, work-life balance, मुझे ये भी बताओ कि like I am speaking from experience of what I've seen. Generally, कोई भी स्ट्रेस आपकी बॉडी में अगर हो रहा है उसका कोई रिएक्शन होगा, राइट? एवरी एक्शन हैज अ reaction also to it. Generally, at least in females, what I've observed is women, when they go through a lot of stress, sometimes कुछ जो females हैं वो बहुत ज़्यादा खाने लगती हैं. Some people lose their appetite, lose a lot of weight because of stress and anxiety and work pressure. Second चीज़ मैंने notice कि it leads to a lot of hair fall, acne problems, skin problems. It shows on our skin and hair very visibly and body. तो have you observed any side effects or results of workplace stress in men also in general? या आपने देखा है कि it is bringing down their confidence? Because see, for females, hair fall, acne problems, skin problems, it brings down your confidence very low. राइट। सो ऑब्वियसली जो स्ट्रेस है वो बहुत ज़्यादा मतलब चीज़ें अफेक्ट करता है, चाहे मेंटल हो चाहे फिजिकल हो। अगर हम स्टार्टिंग अगर मेंटल चीज़ों की बात करें, जैसे मेंटली कैसे अफेक्ट करता है वो, सो मेंटली कहीं ना कहीं कॉन्फिडेंस लेवल एज यू सेड के काफ़ी लो डाउन हो जाता है, एंड यू आर वेरी डाउटफुल कि Yeah. आपको ये चीज़ करनी चाहिए नहीं करनी चाहिए। आपकी कम्युनिकेशन स्किल्स काफ़ी हैम्पर हो जाती हैं, आपको किसी को कुछ बोलना है आप नहीं बोल पाते, यू आर वेरी शाई हेजिटेंट। तो कहीं ना कहीं वो इश्यूज आ जाते हैं स्ट्रेस में। आप थोड़े सा आइसोलेटेड रहना चाहते हो, आप ज़्यादा थोड़ा सा सोशल कम्युनिकेशन इश्यूज भी हो जाते हैं। तो और आपको कोई नया एक्सपेरिमेंट करना है, नया रिस्क करना है, तो उसके लिए भी आप काफ़ी ज़्यादा हेजिटेंट हो जाते हो। तो ये सारे इश्यूज तो मेंटली रहते ही हैं। और अगर हम फिजिकल इश्यूज की बात करें तो फिजिकली जैसे जो स्ट्रेस की वजह से थोड़े से वेट इश्यूज हो जाते हैं, जैसे बेली फैट में कहीं ना कहीं बोलते हैं कि स्ट्रेस जो कॉर्टिसोल लेवल जैसे बढ़ता है, तो कहीं ना कहीं हमारा बेली फैट या For men, फॉर मैन it's a- स्पेशली अच्छा. जो फैट है वो बेली फैट स्पेशली वो बढ़ता है। और थोड़े हार्मोनल इश्यूज भी हो सकते हैं, बिकॉज कॉर्टिसोल डोपामीन ना, दे आर ऑल वेरी रिलेटेड। तो वो चीज़ें भी कहीं ना कहीं हार्मोनल इश्यूज भी होते हैं। एंड लोग जैसे हेयर फॉल इश्यूज भी लोगों को होने लगते हैं, थोड़े बियर्ड इश्यूज भी होते हैं, जैसे प्रॉपर बियर्ड Growth. हाँ प्रॉपर बियर्ड ग्रोथ नहीं आते हैं। हेयर फॉल में जैसे जो रिसीडिंग लाइन है दैट ऑल्सो गोज अप अ Right. लॉट कहीं ना कहीं स्ट्रेस की वजह से। सो आई थिंक दीज आर द इश्यूज व्हिच आई हैव सीन पीपल लाइक हैविंग। नहीं, आई थिंक आपने जो बात बोली दैट इज़ वेरी ट्रू. एंड इन फैक्ट आई टेल यू समथिंग, मेरे बहुत सारे फ्रेंड्स ने मुझे बताया, स्पेशली मेल मेंबर्स, दैट दिस इज कॉमन इन मेन ऑल्सो, हेयर फॉल एंड देन द बियर्ड ग्रोथ नॉट बीइंग proper, and that's also because of stress a lot of times. So like how do we choose the right product for this? हाँ, so basically minoxidil के लिए क्या है, you have to look at majorly 2-3 things. One, obviously FDA approved हो, it should be recommended by doctors, कोई side effects obviously ना हो. In fact, a lot of friends have told me कि Man Matters का 5% minoxidil जो आता है market में, that's one of the best ones to use because it's alcohol free. Also, why people recommend it is because depending on the stage of hair fall you are at, right? आप accordingly customize करके customized solutions वो provide करते हैं आपको. So that is another reason it's preferred. I have also heard about this, and जैसे मेरे कुछ फ्रेंड्स हैं वो भी इसको यूज़ कर रहे हैं, जैसे मैन मैटर्स का मिनॉक्सिडिल फॉर बियर्ड, तो काफ़ी सही प्रोडक्ट है, मेरे कुछ फ्रेंड्स यूज़ कर रहे हैं। सो Nice. Yeah, I'm sure because I think it's very lightweight, very easy to use, and it's not greasy like most beard oils, right? तो generally application में बहुत problem होती है लोगों को. And yeah, actually the best part is it's science backed, right? क्योंकि आपको consistently 3 से 4 महीने यूज तो करना पड़ेगा. It's not like overnight it will work like magic, but एक बार at least 1.5 months आप उसको consistently यूज करते हैं तो जो आपकी जो बेबी हेयर की जो ग्रोथ है आपको दिखने लगेगी, राइट? सो यू कैन एक्चुअली सी द रिजल्ट्स. So one thing you are missing here is like they have a derma roller
which हाँ pushes the product in the skin and the scalp, करेक्ट right? आई थिंक Yeah. पर डर्मा रोलर तो इज वेरी इंपॉर्टेंट बट एट द सेम टाइम व्हाट पीपल फॉरगेट इज कि आप जब डर्मा रोलर यूज करते हो अपने स्किन और स्कैल्प पे यू हैव टू सैनिटाइज इट बिफोर यूजिंग इट दैट्स अ वेरी गुड प्रैक्टिस सो इस प्रोडक्ट का बेस्ट चीज़ यही है कि इसको यूज़ करने के बाद आपकी फुल हेयर और फुल बियर्ड ग्रोथ आती है, तो इससे कॉन्फिडेंस भी काफ़ी बढ़ता है, तो इन दैट केस इट्स अ आई एम गुड श्योर प्रोडक्ट. ऑब्वियसली बिकॉज या इट्स अ directly या proportional, right? You feel more या confident, you feel well groomed. So that's definitely there. So Adit, obviously, we spoke about work-life balance, we spoke about work-life stress, what it is causing in men and women. At the same time, अब थोड़ा बात करते हैं कि जो आप workforce देख रहे हो अभी and these new age roles, right? I think the most in-demand job roles, whether it's product management, data science, AI ML engineers, in सब की hiring, prompt engineering, which is a new career profession. एवरीबडी इज टॉकिंग अबाउट टेक्निकल स्किल्स सॉफ्ट स्किल्स नीडेड ग्रो कैसे करें पर आप थोड़ा ये बताओ कि इफ यू वांट टू गो अप द लैडर द कॉर्पोरेट लैडर एंड एक्चुअली हैव अ गुड holistic 360-degree career in the corporate, right? How do you reach those high packages, right? How do you reach a 30 lakh 50 lakh 1 crore package? Who are those people who make it there? Because ये तो मैं समझ गई हूँ that it is not the time जहाँ tier 2 tier 3 सिटी से आप बिलोंग करते तो you can't reach that place. Even people from tier 2 tier 3 cities and colleges are able to reach the 1 crore package mark. But what does it take to reach there in the corporate world? या सो लाइक अगर मैं जैसे आपका क्वेश्चन वापस से अगर शॉर्ट में बोलूँ तो कहीं ना कहीं कैसे आप कोई जो फ्रेशर है या कोई भी एक्सपीरियंस्ड 2-3 इयर्स का है और एक पर्टिकुलर सेट ऑफ पैकेज पे है, तो कैसे वो 1 करोड़ या उससे Higher आसपास packages पे हायर कैसे पैकेज जाए? 50 लाख या 1 करोड़, मतलब इस जो ड्रीम पैकेजेस जिनको हम बोलते हैं वो कैसे इस लेवल तक जा पाए, Right. राइट? तो इसमें ऑब्वियसली काफ़ी सारी चीज़ें डिपेंड करती हैं, राइट? आप अगर मान लो अभी फ्रेशर हो एंड अभी आप 4 या 6 लाख के पैकेज पे हो, ठीक है, तो अगर आप उसी कंपनी में उसी कंपनी में हो और 2 साल 4 साल 5 साल अगर आप उस कंपनी में अगर वर्क कर रहे हो तो हार्डली कितना इंक्रीमेंट होगा, 5% 10% इतना ही रहने वाला है कहीं ना कहीं. अगर आपको हायर पैकेज पे जाना है तो आपको मतलब एक तरीका तो जैसे सब बोलते हैं कि स्विचिंग करनी चाहिए, आई हाँ थिंक. मुझे यही पूछना था जॉब हाँ स्विचिंग करनी चाहिए हाँ तो बट कब करनी चाहिए हाँ वो तो भी जॉब होता स्विचिंग का भी कहीं ना कहीं एक बैलेंस आपको मेंटेन करना पड़ेगा, है या बिकॉज एक्सट्रीम ऑफ एवरीथिंग इज नॉट गुड. कुछ लोग हर 9 महीने में हाँ चेंज करते हैं हाँ अगर एक रिक्रूटर जो है देख रहा है कि हर 6 महीने में, हर 9 महीने में, हर 3 महीने में ये बंदा जो है स्विच कर रहा है, तो दैट ऑल्सो गिव्स अ वेरी बैड इंप्रेशन. तो उस हिसाब से आपको बहुत ही स्ट्रेटेजिकली स्विच करना है और हर साल भी स्विच करने की ज़रूरत नहीं है. अगर आप स्ट्रेटेजिकली अच्छे से अगर हर 2 साल में, 1.5 साल में, 2.5 साल में भी स्विच कर रहे हो तो दैट्स अ आप गुड इनफ हाँ टाइम दैट्स अ गुड इनफ टाइम. और 5-6 ईयर्स में अराउंड 3 स्विचेस मार चुके होगे. तो अगर आप अच्छे से अगर स्ट्रेटेजिकली कर रहे हो और आप इंटरव्यूज़ और जो रोल्स के लिए आप जा रहे हो वो भी काफ़ी फॉरवर्ड गोइंग है, तो राइट आपको अच्छा खासा इंक्रीमेंट मिल जाएगा कंपनी अगर बजट हुआ तो. राइट तो 3 switches आर इनफ. फ्रॉम गोइंग फ्रॉम 5 lakhs टू 20-25 lakhs, 3 switches भी काफ़ी हैं अगर अच्छे से कर रहे हो. और आपकी स्किल सेट हाँ भी अगर क्योंकि अगर अच्छी है आप हर साल स्विच कर रहे हो, इंक्रीमेंट उतना ज़्यादा हो नहीं रहा, वही 20-30% हो रहा है, तो शॉर्ट टर्म में तो आपको बेनिफिट हो जाएगा, बट इट एक्चुअली हैम्पर्स योर क्रेडिबिलिटी इन द लॉन्ग रन. जब आपने 4-5 स्विचेस मार लिए 5 साल के अंदर और जो 5th कंपनी में जो रिक्रूटर है वो आपको देख रहा है कि यार ये तो हर 6 महीने में 1 साल में स्विच मार रहा है, राइट तो इट गिव्स अ वेरी रॉन्ग इंप्रेशन. तो या वहाँ पे आप जस्टिफाई करना आपके लिए काफ़ी मुश्किल हो जाएगा. तो इट्स बेटर कि आप स्ट्रेटेजिकली 2 साल 2.5 साल और पूरा अच्छे से रिसर्च करके आप स्विच मारो. और ये तो होगी स्विचिंग की बात. दूसरा जो तरीका है जो आप इम्प्रूव कर रैपिड सकते हो, ग्रोथ हाँ रैपिड ग्रोथ कर सकते हो या फिर आप एक अच्छे पैकेज पे जा सकते हो, दैट इज डूइंग द राइट सर्टिफिकेशंस. या ठीक है. सो जैसे हम सर्टिफिकेशंस की बात कर रहे हैं, तो सर्टिफिकेशंस के लिए आप कहीं ना कहीं जो है हर इंडस्ट्री, चाहे आप फिनेंस में हो, चाहे आप डेटा एनालिस्ट में हो, चाहे डेटा साइंस है, चाहे आप एचआर में हो, चाहे आप जो और भी जो टेक्निकल फील्ड्स हैं उनमें हो, सब में कुछ ना कुछ सर्टिफिकेशंस होते हैं. या एंड कुछ सर्टिफिकेशंस होते हैं जो काफ़ी वर्ल्ड रिकॉग्नाइज्ड होते हैं, मतलब पूरे ग्लोबली रिकॉग्नाइज्ड हैं. कुछ होते हैं जिनकी फ़ीस अच्छी खासी होती है पर कुछ उनमें कुछ फ़ायदा नहीं फायदा होता, नहीं होता फ़ायदा नहीं होता है. तो वो चूज़ करने में आपको कहीं ना कहीं आना चाहिए. तो उसके लिए आप सबसे पहले जो वहाँ के जो लोग हैं, आप खुद से जो है लिंक्डइन पे जाओ, वहाँ के लोगों से बात करो, या फिर वहाँ जो वेबसाइट पे जाकर देखो, सोशल मीडिया पे जाओ, थोड़ा रिसर्च कर लो. तो वो सारी चीज़ें काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है.
और यहाँ पे आप कहीं ना कहीं ऑब्वियसली एआई का इस्तेमाल कर सकते हो, चैट राइट। जीपीटी से आप जाकर के पूछ सकते हो कि मेरी ये पर्टिकुलर फील्ड है। फॉर एग्जांपल आई एम इन एचआर, करंटली आई एम एचआर एग्जीक्यूटिव फॉर एग्जांपल। तो मुझे अगर एक एचआर लीड बनना है या फिर किसी ग्लोबल फर्म में एक मतलब बहुत ही इस फील्ड में ना, जैसे लर्निंग और डेवलपमेंट की डायरेक्टर फील्ड बनना में है, मतलब करेक्ट, ऐसे ऐसी बड़ी बड़ी आपको पोस्ट पे जाना पोजीशन है। में जाना है, तो क्या करना पड़ेगा। तो वो भी आपको कहीं ना कहीं चीज़ें बताएगा, वो तो रोड मैप ही दे देगा। वो पूरा रोड मैप दे देगा। तो उस राइट। रोड मैप को कहीं ना कहीं आपको फॉलो करना पड़ेगा। वो ज़्यादा से ज़्यादा आपको ये बताएगा कि आपको ये पर्टिकुलर सर्टिफिकेशंस करनी पड़ेंगी, जैसे एचआर के कुछ ग्लोबल सर्टिफिकेशंस हैं, ठीक है, तो जो ग्लोबली रिकॉग्नाइज्ड हैं, तो उनको आपको करना करना पड़ेगा, करेक्ट। राइट। वो चीज़ होगी। बाकी वो बोलेगा कि आपको लिंक्डइन पे जो है रिक्रूटर्स को आप कनेक्ट करो, रीच उनको आउट रीच करो। आउट करो, उनको एक प्रोफेशनल ईमेल भेजो, कोल्ड कोल्ड ईमेल भेजो। हम्म। एंड उसके अलावा आप कुछ ग्रुप्स हैं उनको ज्वाइन कर ज्वाइन सकते करो। हो, जो एचआर से रिलेटेड कुछ ऐसे लिंक्डइन पे ग्रुप्स होंगे राइट। या फिर अलग अलग प्लेटफॉर्म्स के ग्रुप्स होंगे, आप वहाँ पे ज्वाइन कर सकते हो। तो ये सारे जो तरीके हैं, कहीं ना कहीं सर्टिफिकेशन आई थिंक इज़ वन ऑफ द गुड वेज। गुड वेज टू डू या। दैट। एंड द फर्स्ट एज वी डिस्कस्ड के स्विचिंग, द राइट। सेकंड इज डूइंग द राइट सर्टिफिकेशन, या। राइट। वो सर्टिफिकेशन में इसलिए हाईलाइट करोगे कि काफ़ी लोग जो है ना अपना मनी वेस्ट कर देते हैं एक ऐसे सर्टिफिकेशन में जिसका कुछ जो वैल्यू नहीं हो। वैल्यू है ही नहीं। सो हाँ, चूजिंग द राइट वन इज ऑल्सो हाँ, चूजिंग इम्पोर्टेंट। द राइट वन इज ऑल्सो इम्पोर्टेंट अपार्ट फ्रॉम डूइंग इट, करेक्ट। ठीक है। एंड द थर्ड वे इज ऑब्वियसली नेटवर्किंग। या। कहीं ना कहीं नेटवर्किंग नाउ डेज इज वे मोर इम्पॉर्टेंट एंड प्रेवलेंट कंपेयर टू प्रीवियस टाइम। ट्रू। पहले तो सिर्फ मेरिट के बेसिस पे या फिर बस डिग्री 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 के बेसिस मार्क्स। पे, मार्क्स, थ्योरेटिकल नॉलेज के बेसिस पे कहीं ना कहीं हायरिंग हो जाती थी, क्योंकि डिमांड थी ज़्यादा, सप्लाई उतनी थी नहीं। लोग बट सीजीपीए को भी या बहुत वेटेज पहले देते बहुत थे, आई ज़्यादा थिंक। वेटेज देते थे, बट नाउ द सिनेरियो हैज़ कम्प्लीटली चेंज्ड। राइट। अब आपको स्टैंड आउट करने के लिए और आपको जो है कहीं ना कहीं नेटवर्किंग करनी पड़ेगी। एंड नेटवर्किंग भी दो तरह से होती है। एक तो आप जिन लोगों को ऑलरेडी जानते हो, जो आपके कॉन्टैक्ट्स हैं, राइट, आपने एक अच्छा नेटवर्क बना रखा है, आप काफ़ी सोशल हो लोगों के साथ, और आप इवेंट्स में जाते आते रहते हो, यहाँ वहाँ पार्टिसिपेट करते रहते हो, वहाँ पे आप लोगों से कनेक्ट होते रहते हो। तो ये तो हो गया लॉन्ग टर्म। राइट। ये एक्चुअल में बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, बिकॉज सबसे ज़्यादा जो रिजल्ट आता है लॉन्ग टर्म में इसी से इसी से आता है। आता है। क्योंकि आप कोल्ड रीच करोगे बहुत सारे लोगों को, वहाँ पे वो नंबर्स का गेम है। आपने 100 लोग जो रीच किया, एक दो के रिप्लाई आए, वो वर्क करेंगे नहीं करेंगे डिपेंड करता है कि अपने करेक्ट। उनको कितनी अर्जेंसी है, और आपने कितने अच्छे से मेल किया है। डिपेंडिंग ऑन दोज फैक्टर्स, मतलब आपको आपको रिजल्ट आएगा। रिजल्ट आएगा। लेकिन जो लॉन्ग टर्म गेम है वो कहीं ना कहीं यही है कि आप सोशल स्किल्स आपकी कैसी हैं, और आप कितना पार्टिसिपेट कर रहे हो, और आपने कैसा अपना नेटवर्क बना रखा है। और वहाँ पे और काफ़ी सारे लोगों को ना ये चीज़ पता नहीं है कि अगर आप रेफरेंस के थ्रू अगर जॉब्स पाते हो, तो जो आपको रेफर कर रहा है उसको भी फ़ायदा हो रहा है, जो उसको पैसे मिलते हाँ, हैं, कंपनी जो है, कंपनी पे करती है हाँ, उनको। हाँ। लेकिन ज़्यादातर फ्रेशर्स को पता नहीं होता या। इस चीज़ के बारे में, तो वो लगता है कि यार वो बंदा क्यों ही रेफर करेगा, वो तो मैं जानता भी नहीं है। हाँ। लेकिन अगर आपका अगर पोजीशन स्ट्रांग है, आपका प्रोफाइल अच्छी है। प्रोफाइल अच्छा है, पोजीशन आपकी अच्छी है, तो वो आपको ज़रूर रेफर करेंगे। और स्पेशली यहाँ पे भी आप थोड़ा स्ट्रेटेजिक ऐसे जा सकते हो कि आप उन लोगों को बार बार मैसेज मत करो जहाँ पे जिनको ऑलरेडी बहुत सारे मैसेजेस आ रहे हैं। फॉर एग्जांपल एचआर मैनेजर्स अगर ब्लाइंडली अगर आप रीच आउट करोगे, तो उनका ऑलरेडी उनके हज़ारों पास तो मैसेज इनबॉक्स भरा हुआ है। मैसेजेस आते हैं। तो आप उन प्रोफाइल्स को टारगेट करो जिनके पास आपको लगता है कि कम मैसेजेस आते होंगे कंपैरेटिवली। तो जैसे मान लो जैसे कोई कंपनी है, तो उसमें जो कोर फील्ड के जो लोग होते हैं उनको ज़्यादा मैसेजेस आते हैं, लेकिन जो थोड़े से सपोर्टिव स्टाफ होता है उनको कंपैरेटिवली एक कम डेटा के मैसेजेस मुताबिक आते कम हैं। मैसेज आते हैं। तो वो भी चाहते हैं कि भाई उनको भी इंसेंटिव मिले, बोनस मिले। तो उनको आप मैसेज करोगे और आपका प्रोफाइल अच्छा है, तो वहाँ चांसेस चांसेस ज़्यादा ज्यादा होंगे। है। ट्रू। आप एक मेन सॉफ्टवेयर डेवलपर को उस कंपनी में अगर करोगे, तो वहाँ चांसेस थोड़े कम होंगे। करेक्ट। सो ये एक आप टेक्निक यूज़ कर सकते हो। दैट्स अ गुड टिप। एक्चुअली इट या कैन इंक्रीज देयर चांसेस ऑफ गेटिंग अ रिस्पांस। हाँ, हाँ, एक ये चीज़ हो गई है। इसके अलावा आज की डेट में जैसे रिक्रूटर्स हैं लिंक्डइन पे या फिर अलग अलग पोर्टल्स पे, तो उनको जैसे मैंने बताया कि हज़ारों मैसेजेस आते हैं। और हम जैसे देखते हैं कि अभी जैसे ब्लिंकिट ने एक जॉब पोस्ट करी थी, और उस पर 10,000 से ज़्यादा लोगों ने एप्लीकेशन है। एप्लीकेशन डाला था, और सब हाईली क्वालिफाइड थे, सब पोस्ट ग्रेजुएट्स और एक्सपीरियंस लोग थे। राइट। तो ऐसे केसेस में आप क्या कर सकते हो, कहीं ना कहीं दो तीन चीज़ें आप कहीं ना कहीं कर सकते हो। पहली चीज़ आप ये कर सकते हो, आप लिंक्डइन पे किसी को आप कोल्ड रीच कर रहे हो, जैसे आप मैसेज भेज रहे हो, तो वहाँ पे थोड़ा सा ना आपका मैसेज है कहीं ना कहीं फॉर्मल होना चाहिए। मैं देखता हूँ कि लोग हाय हेलो हाउ आर यू, तो
ऐसे में आपका कोई रिप्लाई नहीं आने वाला, वो जो रिक्रूटर है उसको क्या पड़ी है, मतलब वो क्यों ही मैसेज करेगा। करेक्ट। तो एक प्रॉपर मैसेज होना चाहिए आपका, कहीं ना कहीं आपका वहाँ पे सीवी भी होना चाहिए। इसके अलावा स्टैंड आउट करने के लिए आप एक चीज़ कर सकते हो जो एटलीस्ट अभी 1-2 साल में तो वर्क करेगी, फ्यूचर का पता नहीं। वो ये है कि आप अपना वीडियो रेज्यूमे भेज सकते हो, करेक्ट, आई जो थिंक दैट्स अ वेरी गुड हाँ टेक्निक। ये आप कर सकते हो, क्योंकि ज़्यादातर लोग नहीं भेजते नहीं हैं, भेजते, कोई क्योंकि एफर्ट नहीं डालते उतना। एफर्ट नहीं डालता, या थोड़ी शाइनेस होती है, या जो और भी इश्यूज होते हैं, तो लोग नहीं इतना एक्स्ट्रा माइल तक नहीं जाते लोग। या तो ये चीज़ आप कहीं ना कहीं कर सकते हो। करेक्ट। अगर आप वीडियो मैसेज भेजोगे तो भले ही जो रिक्रूटर है आपको मतलब आप भले ही वहाँ पे हायर हो ना हो, लेकिन एक स्टैंड आउट आप हो जाते हो, करेक्ट, वो आप नोटिस हो जाते नोटिस हो। हो जाते हो। वो एटलीस्ट आपका वीडियो देखेगा, करेक्ट, और एक काफ़ी मेमोरेबल रहता है, वो याद रहता रिकॉल है, फैक्टर। रिकॉल हाँ, फैक्टर है। रिकॉल फैक्टर काफ़ी हाई रहता है। अगर उसने 100 लोगों के रेज्यूमेस देखे हैं तो आपका उसका याद रहेगा ही रहेगा। एटलीस्ट आप इंटरव्यू के लिए तो शॉर्टलिस्ट हो ही जाओगे। सो दैट करेक्ट। इज आई थिंक वन ऑफ द थिंग विच यू कैन डू, या दैट इज वीडियो मैसेज भी एटलीस्ट भेजो। हाँ, अगर फ्यूचर में मान लो मेरी ये वीडियो देख के मान लो अगर सभी भेजने लगे वीडियो मैसेज, तो उसका भी इफेक्टिवनेस तो कम हो फिर वो भी जाएगा। धीरे धीरे हाँ, कम हो लेकिन जाएगा। एटलीस्ट एज ऑफ नाउ आप वीडियो नहीं मैसेज नहीं, भेज ज्यादा सकते हो। लोग हाँ, करते ही नहीं है। हाँ करते ही नहीं है भाई। बट यू नो एट दिस पॉइंट द मोस्ट या इंपॉर्टेंट क्वेश्चन टू आस्क, क्योंकि हमने इतनी बात की अबाउट नेटवर्किंग, रेफरल्स, अप्लाइंग वाया जॉब पोर्टल्स, इन तीनों में आप रैंक सबसे ऊपर किसको करोगे? जब कोई फ्रेशर या वर्किंग प्रोफेशनल आज की जॉब मार्केट 2025 में जॉब ढूंढने जा रहा है, व्हाट्स द बेस्ट मेथड? इज इट वाया नेटवर्किंग, अप्लाइंग डायरेक्टली ऑन अ जॉब पोर्टल और द करियर्स पेज ऑफ द कंपनी, और यू विल से इट इज थ्रू रेफरल्स? या ज्यादा हायर कन्वर्जन चांसेस का है? ज़्यादा हाई चांसेस जो हैं, लाइक इट्स ऑब्वियस रेफरल्स में ज़्यादा रहते हैं कहीं ना कहीं, बिकॉज जब आपकी जो प्रोफाइल है, जब वो हायरिंग मैनेजर के पास जाती है और कहीं ना कहीं किसी एम्प्लॉय ने रेफ़र किया होता है, तो उसकी जो क्रेडिबिलिटी है काफ़ी बढ़ जाती है। करेक्ट। और जो रिक्रूटर है उसको ध्यान से देखता है। एटलीस्ट आप इंटरव्यू के लिए तो शॉर्टलिस्ट हो ही जाते हो। राइट। और अगर आपका इंटरव्यू अगर ठीक ठाक भी जाता है, फिर भी चांसेस काफ़ी बढ़ जाते हैं। कहीं ना कहीं एक सपोर्ट और एक क्रेडिबिलिटी वाली चीज़ रहती है, तो राइट। वो एक सो रहता है। रेफरल्स ऑन टॉप। रेफरेंस यू कैन से ऑन टॉप, अगर ठीक एक है। स्ट्रॉन्ग रेफरेंस है। करेक्ट। एक होता है कि मतलब हम जानते नहीं, एक स्ट्रेंजर रेफरेंस है, उसके हाँ, कंपैरेटिव में अगर नोन रेफरेंस है तो दैट तो इज दैट इज ऑन टॉप। ऑन टॉप, इट्स लाइक फर्स्ट प्रायोरिटी वी कैन कीप। ठीक देन है। वी कैन से एक स्ट्रेंज रेफरेंस को हम सेकंड प्रायोरिटी पे रख देते हैं, ठीक कि है। यहाँ पे आपने कोल्ड रीच आउट किया किसी रिक्रूटर को, और उसको आपकी प्रोफाइल पसंद आई है, और उन्होंने देखा कि हाँ बढ़िया हमें ऐसी ही चाहिए, और मतलब राइट। सब कुछ मैच हो गया। राइट। फिर वो जब आप रेफर करेगा तो तो उस उधर भी चांसेस उधर भी ज्यादा है। चांसेस रहते हैं, क्योंकि ये कहीं ना कहीं जो रिक्रूटर होगा उस चीज़ को कंसिडर करेगा अच्छे से। तो ऑन सेकंड वी कैन कीप ऑन दैट। एंड थर्ड, आई विल सजेस्ट के जो कंपनीज की जो वेबसाइट्स होती हैं वहाँ पे आप अप्लाई करते हो, तो वो भी काफ़ी सॉलिड रहता है कहीं ना कहीं। बिकॉज मैंने काफ़ी सारे रिक्रूटर्स से बात करी है, चाहे गूगल के हों चाहे अलग एजेंसीज के हों, तो उन्होंने कहा है कि हमारा या तो लिंक्डइन एक प्रेफरेंस रहता है, ओके। लिंक्डइन, एंड आर सेकंड प्रेफरेंस इज आर कंपनीज वेबसाइट्स में जो जो भी मतलब देखते ईमेल्स हैं, वो खोलते हैं। देखते हैं, क्योंकि वहाँ पे भी उनका एक डेटाबेस मैनेज होता है पूरा प्रॉपर, राइट। तो उसको भी वो देखते हैं। और वहाँ पे ऑब्वियसली एक और फैक्टर काम आता है जो लिंक्डइन पे नहीं आता, वो है एटीएस फ्रेंडली। एटीएस फ्रेंडली ठीक है, रेज्यूमे। तो आप अगर कंपनी में अगर रेज्यूमे अपना सेंड कर रहे हो, तो आपका जो रेज्यूमे है एटीएस फ्रेंडली होना ही होना ही चाहिए। चाहिए। अगर नहीं होगा तो वो रिक्रूटर तक नहीं पहुंचेगा, गॉट इट, गॉट राइट। इट। या तो इसी बात पे आदित्य, व्हाई डोंट यू शेयर विद द ऑडियंस टॉप 3 थिंग्स दैट दे शुड कीप इन माइंड जो आपके रेज्यूमे को एटीएस फ्रेंडली बनाती है, ताकि आपकी सिलेक्शन चांसेस, जैसे कि आपने कहा, व्हेन यू आर अप्लाइंग थ्रू अ कंपनी वेबसाइट, और इनफैक्ट इवन मोस्ट ऑफ दीज जॉब पोर्टल्स डू हैव एन एटीएस एट द बैक एंड, बिकॉज ऑलमोस्ट 99% फॉर्च्यून 500 कंपनीज आर यूजिंग एन एटीएस। तो आप या वो बताओगे तो इट विल बी वेरी हेल्पफुल। सो काफ़ी जो कंपनीज हैं, एज यू सेड, के एटीएस जो है वो देखती हैं, एंड उसके थ्रू ही जो है उनके पास जो रेज्यूमेस जाते हैं। एंड अगर लिंक्डइन की बात करें तो वहाँ पे तो ऑब्वियसली मेल्स पे रेज्यूमेस जा रहे हैं, हमने देख लिया। लेकिन अगर हम जैसे फॉर्च्यून 500 कंपनीज की बात करें तो उनके पास आता है, और उनके पास हज़ारों मेल्स आते हैं पूरे दिन के, उनके पास हज़ारों मेल्स आते हैं, उनमें से शॉर्टलिस्ट होता है और अपने आप ही होता है। और कीवर्ड्स के अकॉर्डिंगली कहीं ना कहीं वो जो है रैंकिंग होती है। तो इट्स मोर ऑफ अ रैंकिंग थिंग। राइट। मतलब ऐसा नहीं है कि 1000 में से 100 शॉर्टलिस्ट कर दिया और आपके पास 100 प्रोफाइल्स आ गई हैं। इट्स मोर ऑफ अ रैंकिंग थिंग। 1000 ने अगर भेजा है तो 1000 की ही रैंकिंग आएगी। ओके। ठीक है, तो दैट इज़ वन थिंग विच यू कैन रिमेंबर।
1000 की रैंकिंग आएगी। अब अगर हम बात करें उन फैक्टर्स की जिसकी वजह से आपकी रैंकिंग कम हो जाती है या फिर आप आउटराइट रिजेक्ट ही हो जाते हो या फिर बहुत ही बिकॉज रेज्यूमेज में हाँ लोगों को रिजेक्शंस बहुत आते हैं, हाँ फर्स्ट राउंड तक, मतलब इंटरव्यू राउंड हाँ तक ही क्वालिफाई नहीं कर पाते राइट। लोग। तो उसमें जैसे जनरली फ्रेशर्स हैं, अब ये चीज़ भी कॉलेज में कहीं ना कहीं नहीं सिखाई जाती है या एटीएस फ्रेंडली। आई रेज्यूमे थिंक जब कैसे मैं बनाते हैं। मैं आई थिंक वन ऑफ द प्रेस्टिजियस कॉलेजेस से पढ़ा हूँ, लेकिन वहाँ पर भी मुझे भी प्रेस्टिजियस कॉलेज से ही पढ़ी हूँ मैं, और नहीं सिखाया था हमें। लेकिन वहाँ पे भी एटीएस फ्रेंडली मैंने कॉलेज के बाद ही सीखा है कि ये करेक्ट, होता क्या है। सेम सेम। ठीक है, तो ऑब्वियसली कॉलेजेस को बताना चाहिए, आई थिंक आजकल बताते होंगे। बट अगर हम बात करें तो जनरली फ्रेशर्स को नहीं पता होता है, और जिनको पता भी होता है तो उनको भी पूरा आइडिया नहीं होता है। उनको लगता है कि अगर हम बहुत ज़्यादा फैंसी रेज्यूमे बना देंगे, एस्थेटिकली जो प्लीजिंग रेज्यूमे बना देंगे और बढ़िया फॉन्ट्स और अच्छे से कलर्स डिजाइन वगैरह कर देंगे। डिज़ाइन कर देंगे और देख करके लगे अरे वाह कितना बढ़िया डिज़ाइन है, तो रिक्रूटर इंप्रेस हो जाएगा और वो सिलेक्ट कर लेगा। बट दैट इज़ नॉट द केस, इट इज़ एक्चुअली द ऑपोजिट। करेक्ट। आपका जो रेज्यूमे है इट शुड बी वेरी रीडेबल और बहुत ही बेसिक फॉर्मेट होना चाहिए, जो टिपिकल जो वर्ड फॉर्मेट जो होता है, नॉर्मल प्रोफेशनल। नॉर्मल ब्लैक एंड वाइट वर्ड फॉर्मेट है, वही आपको रखना है। किसी भी तरह का कोई भी पाई चार्ट्स, टेबल्स और जो भी फिगर्स, ग्राफिक्स अवॉइड ग्राफ्स करना वगैरह, है। इन्फोग्राफिक्स वगैरह नहीं रखने, बिकॉज ये चीज़ें एटीएस फ्रेंडली नहीं होती हैं। और आपको जो फॉन्ट है ना तो बहुत ज़्यादा छोटा रखना है ना बहुत ज़्यादा बड़ा रखना है, रफली लाइक 10 या 11 साइज़ का फॉन्ट होना चाहिए। एंड जो फॉन्ट्स हैं मल्टीपल रख सकते हो, जैसे टाइम्स न्यू रोमन, एरियल, मतलब इस तरह के जो कॉमन फॉन्ट्स हैं वही रखने हैं। ज़्यादा स्टाइलिश फैंसी। फॉन्ट्स, फैंसी या स्टाइलिश फॉन्ट्स आपको नहीं रखने हैं। या और ये सारी चीज़ें कहीं ना कहीं आपके जो जो है एटीएस, जो रेज्यूमे को एटीएस फ्रेंडली बनाती हैं। इसके ये तो बात हो गई फॉर्मेटिंग की। अगर हम फॉर्मेटिंग के अलावा बात करें तो सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट फैक्टर आता है वो है कीवर्ड्स का। कीवर्ड्स ही बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होते हैं। कीवर्ड्स में अगर हम बात करें तो कीवर्ड्स में कहीं ना कहीं जो भी जॉब प्रोफाइल है उसके अकॉर्डिंगली आपको रेज्यूमे बनाना है। बहुत सारे लोग गलती क्या करते हैं कि एक ही रेज्यूमे बना दिया, हर जगह। हर जगह वही भेज रहे हैं, मार्केटिंग में वही भेज रहे हैं, सेल्स में भेज दिया, मुझे लगता है बिजनेस एनालिटिक्स में भी भेज 99.9% दिया। लोग वही करते हैं। हाँ, तो आपको डिफरेंट रिज्यूम्स बनाने हैं अकॉर्डिंग टू द जॉब प्रोफाइल। करेक्ट। आप यहाँ पे चैट जीपीटी की हेल्प ले सकते हो, वो आपके लिए डिफरेंट रिज्यूम्स बना देगा। एटलीस्ट वो डिफरेंसेस बता देगा कि आपको किस तरह से एजुकेशन समरी रखनी है या फिर आपको किस तरह से ना कुछ वर्ड्स को ट्वीक करना है ताकि वो प्रॉपरली अलाइंड हो जाए उसके जो प्रोफाइल्स के अकॉर्डिंगली। गॉट इट। तो वो चीज़ आप कहीं ना कहीं कर सकते हो और आपके मल्टीपल रिज्यूमेज बन जाएंगे। तो मल्टीपल रिज्यूमेज हो गया वन फैक्टर। और अगर हम बात करें कि बहुत सारी ऐसी चीज़ें हैं जो हमें रिज्यूमे में डालने की ज़रूरत भी नहीं है। जैसे मैरिटल स्टेटस है तो उसकी ज़रूरत नहीं है आपको, अपना लोग जेंडर भी लिख देते हैं अपना। जेंडर की भी ज़रूरत नहीं है आपको, अपना फ़ोटो डालने की भी हाँ। ज़रूरत नहीं है आपको, अपना प्रॉपर एड्रेस डालने की भी ज़रूरत नहीं है। आप सिर्फ सिटी लिख दो बस। करेक्ट। कोई आपको अपना घर का डालने पूरा की हाँ, पता किसी को नहीं किसी चाहिए। को नहीं चाहिए, बल्कि वो कहीं ना कहीं बहुत ही अनसेफ होगा। या क्योंकि आपका रिज्यूमे कहाँ जा रहा है, पब्लिकली कहाँ जा रहा है कहाँ आपको जा रहा पता है, भी किसके नहीं। पास जा रहा है नहीं पता, आपने पूरा घर का हाउस नंबर डाला था और इट इज़ वेरी अनसेफ। या तो आप वो भी डालने की ज़रूरत नहीं है। डिक्लेरेशन पहले डाल देते उसकी भी अब ज़रूरत नहीं है इतना ज़्यादा। ठीक है, तो ये सारी चीज़ें ज़रूरत नहीं है। लेकिन हाँ, अगर आप फ्रेशर हो, आपको जो एक्सपीरियंस नहीं है, तो कोशिश करो कि आप एटलीस्ट जो इंटर्नशिप्स हैं, जो प्रोजेक्ट्स हैं या फिर जो भी कुछ अचीवमेंट्स है रेलिवेंट, या कुछ भी आपने कोई वॉलंटियर एक्टिविटीज़ हैं, मतलब जितनी ज़्यादा चीज़ें हो पाएँ, शुड बी रेलिवेंट ऑफ कोर्स, तो वो आप डाल सकते हैं कहीं ना कहीं। राइट। तो ये सारी चीज़ें आप अपने प्रोफाइल में डाल सकते हैं। गॉट इट, वेरी या इंटरेस्टिंग। या तो ठीक है, आई थिंक बहुत सारी बातें हमने ऑलरेडी कर या ली हैं, बट एक दो लास्ट चीज़ें मैं आपसे पूछना चाहूँगी। आई थिंक एक तो बिकॉज वी स्पोक अबाउट द रेज्यूमे, वी स्पोक अबाउट सिलेक्शन, जॉब्स की तो हमने बहुत बात की, थोड़ी सी इंटर्नशिप्स की बात करते हैं जैसे आप कर रहे थे। इंटर्नशिप्स में क्या होता है, मैंने देखा है दैट पहली बात तो a lot of people don't value internships, especially all the college going students in their first, second, third year. जब तक थर्ड ईयर के लास्ट सेमेस्टर में नहीं आते हैं लोगों को उसकी वैल्यू ही नहीं होती है इंटर्नशिप की। बट एट द सेम टाइम लोगों को ये भी लगता है अब, क्योंकि अवेयरनेस इतनी बढ़ चुकी है, इतनी चैटर और बातचीत होती है कि मैं इंटर्नशिप करूंगा या करूंगी तो पेड ही करेंगे, बिना पेमेंट के अनपेड इंटर्नशिप क्यों करें, एक्सपीरियंस मिल भी रहा है नहीं मिल रहा है वो फर्क नहीं पड़ता, बट why should I do unpaid work? Do you think a fresher should do an unpaid internship or they shouldn't? What is your take? Yeah. So in this case also it all depends actually। कहीं ना कहीं अगर यहाँ पे जैसे जो रिक्रूटर्स हैं या फिर जो कंपनी के जो ओनर्स हैं वो ये बोलते हैं कि हम आपको खूब एक्सपीरियंस देंगे,
या हम आपको इंटर्नशिप सर्टिफिकेट आपकी देंगे, प्रोफाइल में या नाम फिर आ आपको जाएगा। हाँ या फिर आपको फुल टाइम रोल के लिए स्विच करवा देंगे, हाँ, तो आप प्लीज़ अभी आप अनपेड इंटर्नशिप कर लीजिए, लेकिन बाद में हम आपको कर लेंगे। तो करेक्ट। दिस इज़ द एक्सक्यूज़, और यू कैन से स्ट्रैटेजी है ये। स्ट्रैटेजी बोले या मैनिपुलेशन बोले, ये कहीं ना कहीं करते हैं, और जिसकी वजह से जो स्टूडेंट्स हैं मान भी जाते हैं, उनको लगता है कि हाँ यार कहीं और तो कुछ मौका मिल नहीं रहा है, और रिज्यूमे में दिखाने के लिए भी कुछ होना चाहिए, तो इस वजह से चलो कर लेते हैं, क्या जा रहा है। बट कहीं ना कहीं यहाँ पे आके ना स्टूडेंट्स फंस जाते हैं कुछ कुछ केसेस में, नॉट इन एवरी नॉट एवरी केस। केस। इन कुछ केसेस में स्टूडेंट फंस जाते हैं कि उनके साथ ना बहुत ही रेपिटेटिव काम किया जाता है, उनको एक ऐसे रोल के लिए किया जाता है जहाँ पे उनको कोई इंटरेस्ट नहीं है, या जिसका कोई फ्यूचर में स्कोप नहीं है, या फिर उनसे बहुत ज़्यादा हार्ड वर्क करवाया जाता है ज़बरदस्ती, उनका कोई कंसेंट नहीं है, पर अब वो फंस चुके ओवर हैं, टाइम काम ओवर करवाते टाइम हैं, काम किया पेमेंट लो जाता है। होती है। और सबसे बड़ी बात, जिस ब्रांड या जिस कंपनी के लिए वो काम कर रहे हैं उसका भी कोई नाम नहीं है। या तो मान लो वो डेलॉयट के लिए इंटर्नशिप कर रहे हैं, या वहाँ वो पे अलग चलो बात है। थोड़ा सा उनको ज़्यादा मेहनत भी करनी पड़ रही है, तो चल जाएगा, एटलीस्ट 3 महीने 6 महीने में आपके पास इंटर्नशिप सर्टिफिकेट आ जाएगा जो डेलॉयट के नाम से, तो इट विल हेल्प इन फर्दर हायरिंग कहीं ना कहीं, करेक्ट, क्योंकि एक टैग आ गया आपके करेक्ट। प्रोफाइल पे। लेकिन कंपनी का भी नाम नहीं है, तो इस केस में आई वुड सजेस्ट कि आपको अनपेड इंटर्नशिप नहीं करनी चाहिए। कहीं ना कहीं आपको सबसे पहली बात यह है कि अगर आप कॉलेज टाइम में हो तो आपको पेड इंटर्नशिप में भी इतना ज़्यादा इंटरेस्ट नहीं होना चाहिए। मेनली आपका जो इंटरेस्ट होना चाहिए वो है लर्निंग पे होना चाहिए, एग्जैक्टली। कि आपको क्या स्किल्स आप गेन कर रहे हो, क्या सीख रहे हो, आपकी नेटवर्किंग कैसे हो रही है, या फिर आप किस ब्रांड्स के साथ अटैच हो रहे हो, वहाँ पे आपका कहीं ना कहीं फोकस ज़्यादा होना चाहिए, क्योंकि लॉन्ग टर्म में वो आपको ज़्यादा बेनिफिट करेगा। राइट। आप अभी 10,000 या 15,000 या 5,000 की वजह से किसी खराब जगह अगर आप फंस जाते हो, तो इट विल हैम्पर यू इन अ वेरी, मतलब शॉर्ट टर्म एज वेल एज इन लॉन्ग टर्म कहीं ना कहीं, ट्रू। और आप फंस जाओगे कहीं ना कहीं। तो दैट इज़ द प्रॉब्लम। अगर ब्रांड अगर अच्छा है और बड़ी बड़ी लर्निंग भी मिल कंपनीज रही है। लर्निंग भी मिल रही है, ब्रांड अच्छा है, तो आपको पेड भी कर लो अनपेड भी कर लो आप। और सबसे बड़ी बात एक और है कि अगर आप किसी फाउंडर के अंडर डायरेक्ट काम कर रहे हो, कोई स्टार्टअप्स में। हाँ कोई स्टार्टअप्स है, कोई फाउंडर में काम कर रहे हो, कोई अच्छी मतलब कोई अच्छी कंपनी है जहाँ पे आपको डायरेक्ट ट्रेनिंग मिल रही है, आपको चीज़ें सिखा रहे हैं, ट्रेन कर रहे हैं, तो वहाँ पे आप अनपेड भी कर लो, कोई प्रॉब्लम नहीं है, क्योंकि कहीं ना कहीं आपको इंटर्नशिप सर्टिफिकेट भी मिल जाएगा, आपको स्किल्स भी आप सीख लोगे जो मार्केट में रेलिवेंट है, तो ओवरऑल आपका फ़ायदा ही है। तो इसके अकॉर्डिंगली आपको सोचना है। गॉट इट। या परफेक्ट। आई थिंक क्वेश्चंस मेरे बहुत सारे हैं, पर हम या उसको एक सेकंड पार्ट ऑफ द पॉडकास्ट के लिए रखेंगे। बट वन लास्ट क्वेश्चन विच इज़ वेरी इंपॉर्टेंट टू आस्क आदित्य, या बिकॉज जैसे मैंने स्टार्टिंग में भी बोला था, पूरी जॉब सीकिंग ऑडियंस है हमारी, राइट? दीज आर वर्किंग प्रोफेशनल्स एंड स्टूडेंट्स। एज अ करियर कोच एंड कंटेंट क्रिएटर, आई वुड लाइक टू नो कि व्हाट आर द टॉप 3 एडवाइसेस और लेसन्स आपकी जर्नी के थ्रू, या आपने अपने करियर से जो सीखी हो, या आपने इतने लोगों को मेंटर किया है उसके थ्रू सीखी हो, दैट कैन हेल्प समबडी ग्रो इन देयर करियर। मतलब कोई भी टॉप 3 चीज़ें दैट यू वुड लाइक टू शेयर एज एन एडवाइस, राइट, एज अ करियर कोच एंड मेंटर फॉर स्टूडेंट्स एंड वर्किंग प्रोफेशनल्स टू ग्रो इन देयर करियर विच दे कैन टेक बैक। या सो आज के टाइम पे जैसे हम देख रहे हैं कि एआई का बहुत ज़्यादा जो है रेवोल्यूशन आ रहा है और आ चुका है ऑलरेडी। मतलब राइट। चीज़ें 2-3 साल में इतनी ज़्यादा बदल गई हैं कि हमने सोचा भी नहीं था। आज से 4 साल पहले हमें कुछ पता भी नहीं था कि चीज़ें कैसे हो जाएंगी। मतलब पहले लोगों को लगता था कि इट्स अ वेरी इंटरेस्टिंग फैक्ट, पहले लोगों को लगता था कि जो है जो मतलब रेपिटेटिव चीज़ें हैं, या फिर जो लेबोरियस चीज़ें हैं, या जो रोबोटिक चीज़ें हैं, वो पहले एआई रिप्लेस करेगा। करेक्ट। क्रिएटिव चीज़ें या एडवांस चीज़ें मतलब वो ह्यूमंस वो पैशनेटली करते रहेंगे। लेकिन अब इसका एकदम उल्टा हो उल्टा रहा हो है। रहा है। जो क्रिएटिव चीज़ें हैं, एडवांस चीज़ें हैं, वो सब एआई कर रहा है, और हम लोग कुकिंग कर रहे हैं, हम लोग डिश वॉशिंग कर रहे हैं, सही हम बात है। लोग अपना घर साफ कर रहे हैं खुद से, वहाँ एआई हमारी कोई हेल्प नहीं कर कोई रहा। नहीं कर रहा है। सही तो बात है। पूरा उल्टा अब सिनेरियो चला गया है। वीडियो एडिट कर रहे हो, वीडियो, हाँ, आपके अवतार्स बन रहे हैं, अवतार्स बन रहे हैं, ग्राफिक्स बन रहे हैं, थंबनेल्स बन रहे थंबनेल हैं, बन रहे आपकी हैं। स्क्रिप्ट्स बन रही हैं, आप एक क्लिक पे पूरी वीडियो ऑडियो पूरा क्लोन बना दे रहे हो। तो राइट। कंटेंट क्रिएशन में ऑब्वियसली एआई का आ रहा है। इवन सबसे ज़्यादा जो एआई का इम्पैक्ट आ रहा है वो है सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट साइड में, राइट, अ लॉट। उसमें सबसे ज़्यादा आ रहा है कहीं ना कहीं। कोडिंग। और इसी की वजह से ही अगर हम जैसे न्यूज़ देखते हैं मास लेऑफ्स की, कंपनी चाहे कुछ भी बोले, इंटरनल रीस्ट्रक्चरिंग या कुछ भी, जो बट भी है तो अल्टीमेट जो एआई, इम्पैक्ट है वो एआई कॉस्ट का ही कटिंग। है। क्योंकि जो क्लाइंट की साइड से, यूरोप की साइड से डिमांड कम हो गई है, क्योंकि वो एआई पे डिपेंड हो गए हैं, और जो काम पहले ज़्यादा लोग कर सकते थे अब एक लोग कर पा रहे हैं। तो दिस इज़ द लाइक एक्चुअल रीजन। एक्चुअल रीज़न अगर हम बात करें, तो कहीं ना कहीं हमको एआई के साथ जुड़ना पड़ेगा। बहुत सारे लोग बोल चुके हैं पहले भी, जो एनवीडिया के जो फाउंडर हैं कुछ भी हो, कि एआई विल नॉट रिप्लेस यू, द पर्सन यूजिंग एआई विल रिप्लेस यू। राइट। तो कहीं ना कहीं आपको एआई के साथ आना है, चाहे आप किसी भी फील्ड में हो,
बिकॉज आई विल बी वेरी जनरल विद दिस, चाहे आप सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट में हो, चाहे कंटेंट क्रिएशन में हो, चाहे आप और कोई फील्ड में हो, कुछ भी हो, आपको एआई के साथ आपको अडेप्ट करना पड़ेगा, उसके साथ रहना पड़ेगा, नए नए टूल्स आपको एआई के साथ सीखने पड़ेंगे. सो करेक्ट. दिस इज द नंबर वन टिप आई विल गिव यू. जैसे आपने 3 टिप्स बोले थे, तो पहला टिप यही है कि एआई के साथ आप जुड़ जाओ. मतलब सुबह से लेकर शाम तक आप एआई में रहो. राइट. मतलब एआई से आप बी इन स्क्रिप्ट, टच विद इट. हाँ, टच विद एआई टूल्स आप यूज़ कर रहे हो, आप हर चीज़ के लिए एआई है. चाहे कंटेंट क्रिएशन हो, चाहे सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट हो. आजकल जैसे बोलते हैं कि कोडिंग भी आप एआई के थ्रू कर सकते हो, कुछ भी कर सकते हो. ऑब्वियसली आपको बिल्कुल भी कोडिंग नहीं आती है, तो फिर आप ये नहीं कर सकते. थोड़ा बहुत तो आपको आना चाहिए. आपको समझ आपको में भी अपने तो आना बेसिक्स चाहिए. क्लियर करने हैं. बेसिक्स में जैसे वो लोग बोलते हैं कि डीएसए आपका क्लियर होना चाहिए, या फिर जो भी बेसिक लैंग्वेजेस हैं वो आपका जो क्लियर होना चाहिए. लेकिन आपको एआई के साथ जुड़ना ही पड़ेगा. तो नंबर वन इज़ एआई. नाउ इफ़ यू टॉक अबाउट द सेकंड करियर एडवाइस रिलेटेड टू दिस, तो यहाँ पे मैं बोलूँगा कि आप अपना करियर, जैसे बहुत लोग इंडिया में, लोग है ना, बड़ा चलता है एटीट्यूड रहता है कि ठीक है, लग गए, सेट हो गए किसी कंपनी में. जैसे अब तक लोग हैं ना, टीसीएस में लग गई तो लोगों लगा हो गया, अब तो नाउ वी आर सेट, बट ले ऑफ हो गया ना. तो इसीलिए वो आपको माइंडसेट नहीं है वो ग्रोथ. माइंडसेट आपको ना ग्रोइंग वाला रहना चाहिए. और आपको अपने करियर में बहुत ही स्ट्रेटेजिक रहना है. यहाँ पे स्ट्रेटेजिक इज़ अ वेरी की वर्ड. इसका मतलब क्या है कि आपको देखना है कि फ्यूचर कहाँ जा रहा है, करेक्ट. कौन सी जो फील्ड्स हैं आने वाले टाइम में रेलेवेंट होने वाली हैं, कौन सी इरेलेवेंट होने वाली हैं. उसके अकॉर्डिंगली आपको अपने करियर चॉइसेस लेने हैं. फॉर एग्जांपल, जो लोग इन्वेस्टिंग करते हैं वो लोग इससे रिलेट कर पाएंगे कि आप उसी शेयर पे या उसी जो रियल एस्टेट पे इन्वेस्ट करोगे जहाँ को आपको लगेगा कि आज से 5 साल या 10 साल कोई बाद ग्रोथ होगी. कोई ग्रोथ होगी. ऐसे तो कहीं कुछ भी नहीं कर दोगे. आपका मन कर रहा है, ये कंपनी आपको पसंद है, तो वैसे ही आपको ये फील्ड पसंद है, इसके बेसिस पे आपको नहीं करना है. आपको ये भी देखना है कि इसका एक्चुअल में फ्यूचर में ग्रोथ है या नहीं है. राइट. तो अगर हम बात करें कौन सी जो फील्ड्स हैं जो ग्रो होने वाली हैं, तो ऑब्वियसली जो फील्ड्स ना एआई से टच में हैं, चाहे वो आर्टिफिशियल, मतलब जैसे जनरेटिव एआई हो, या एआई एजेंट्स हो, या फिर डेटा साइंस हो, तो जो भी एआई से रिलेटेड जो फील्ड्स हैं ऑब्वियसली वो काफ़ी ज़्यादा ग्रो करने वाली हैं. राइट. उसके बाद जो डेटा से रिलेटेड जो फील्ड्स हैं वो ग्रो करने वाली हैं. और जैसे कुछ फील्ड्स हैं, अभी जैसे आईबीएम की न्यूज़ आई थी कि उन लोगों ने जो है 200 हायरिंग मैनेजर्स को, नॉट हायरिंग मैनेजर्स, एचआर से रिलेटेड जो फील्ड्स थी, 200 उन लोगों ने ले ऑफ कर दिया. उसका रीज़न क्या है कि उन लोगों ने जो है एचआर एजेंट्स बना लिया अच्छा. अपनी कंपनी में. और ये ओके. एचआर एजेंट्स क्या होता है, मतलब एजेंट्स का, इन जस्ट वन लाइन आई जस्ट एक्सप्लेन यू. एजेंट्स का मतलब ये होता है कि जो चैट जीपीटी है वो तो आपको सिर्फ बताता है, जैसे आपने करेक्ट. कुछ क्वेश्चन पूछा, वो आपने आप प्रॉम्प्ट दिया, प्रॉम्प्ट दिया, उसने उसने. बताया. लेकिन करेक्ट. ए एजेंट क्या होता है कि उसे आपको आंसर नहीं करता, वो आपके थ्रू ना वो पूरे प्रोसेस करेगा. पूरा वर्क फ्लो है. हाँ, वर्क फ्लो करेगा. फॉर एग्जांपल, आपको कुछ ऑर्डर करना है, फूड या कुछ, वो तो आपके लिए कर देगा. आपको किसी को ईमेल स्टेप लिखना बाय है, स्टेप. ईमेल लिखना है तो लिख देगा. तो आने वाले टाइम में ये एआई एजेंट्स भी बहुत ज़्यादा आने वाले हैं. राइट. जो मतलब जैसे अगर हायरिंग की बात करें, तो वो पूरा हायरिंग का जो वर्क फ्लो है वो एआई एजेंट्स होगा. कर रहे हैं. तो उसकी वजह से जो एचआर्स की जो डिपेंडेंसी थी, जो एग्जीक्यूटिव से एचआर्स की, उनकी अब नीड कम होने लगी. तो आईबीएम जैसी कंपनी ने 200 पीपल को ले ऑफ कर दिया. तो ऐसे बहुत सारे फ्यूचर में लोग करने वाले हैं, क्योंकि एआई एजेंट्स आ जाएंगे, तो जो काफ़ी वर्क फ्लो से रिलेटेड जो भी प्रोफाइल्स होंगी उनका भी ले ऑफ होगा. तो जो लोग इन एआई एजेंट्स को अच्छे से मतलब रन कर पाएंगे, इनसे बहुत ज़्यादा फेमिलियर होंगे, उनकी जॉब तो बची रहेगी. पर जो अपने रिजिडिटी में रहेंगे कि नहीं नहीं, तो यहाँ पे जो खतरा है वो, टू बी वेरी ऑनेस्ट, व्हाट आई फील इज फ्रेशर्स को कम है, क्योंकि वो ना कहीं अडाप्ट कर जाएंगे. जो सीनियर लेवल से मिड लेवल से ना, उनको ज़्यादा होने वाला है कहीं ना कहीं, क्योंकि वो एक रिजिडिटी में है कहीं ना कहीं. राइट. तो दैट इज़ वन ऑफ द थिंग. तो सेकंड इज, एज आई टोल्ड यू, कि आपको कहीं ना कहीं स्ट्रेटेजिकली अपने करियर को आगे निकालना है. थर्ड इज कि आने वाले टाइम में आपका जो कम्युनिकेशन स्किल्स हैं और जो आपके इंटरपर्सनल स्किल्स हैं, इसकी वैल्यू और ज़्यादा बढ़ने वाली है. ट्रू. राइट. बिकॉज जो टेक्निकल काम है वो तो सारा यही कर लेगा, लेकिन वो डिफरेंशिएशन फैक्टर हाँ, अब बचा ही नहीं है मुझे लगता है. हाँ, वो जो एक स्ट्रेंथ होती थी हाँ, ना, एक कोर हाँ, टेक्निकल स्पेशलाइज्ड पर्सन होने की, आई एम नॉट सेइंग उसकी वैल्यू नहीं है, बट इट्स डिक्रीज्ड. हाँ, इट हैज़ डिक्रीज. अगर आपको बेसिक नो हाउ पता है तो आप एआई को प्रॉम्प्ट वगैरह दे करके आपसे वो चीज़ करवा सकते हो. ट्रू. लेकिन एआई को क्या प्रॉम्प्ट देना है, उसकी जो थॉट प्रोसेस है, और फिर उसने वो प्रॉम्प्ट देना है, तो कहीं ना कहीं आपका जो क्रिएटिविटी है, एक तो वो चीज़ होगी. दूसरा आपका इंटरपर्सनल स्किल्स हो गया, या. कि आपके पास कोई आइडिया है, उसको आप कैसे कन्वे कर रहे हो अपने कलीग्स के साथ, अपने सीनियर्स के साथ, कि वो कन्विंस हो जाएं, राइट. वो उस चीज़ पे वर्क कर रहे हैं, आपको सीरियसली लें. तो ये सारी स्किल्स बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो गई हैं कहीं ना कहीं. तो कहीं ना कहीं प्रॉब्लम सॉल्विंग और एक आस्किंग द राइट क्वेश्चंस, क्योंकि जवाब तो अब सारे एआई दे रहा है.
अब स्कूल में तो हमें बस ये सिखाया गया है कि भाई कैसे जवाब देने हैं, कैसे ना चीज़ें याद करके एग्जाम्स देने हैं, रट्टा पर मारना अब है। उस चीज़ का ना मतलब वजूद ही खत्म हो गया, टू बी वेरी ऑनेस्ट। अब अब एक पर्सन को किस तरह से सही सवाल पूछने, दैट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट नाउ Yeah, डेज। that's a skill I feel. हाँ, दैट इज़ अ स्किल। पहले होता था गूगलिंग वाज आल्सो अ स्किल। Skill, yeah. हाँ, आई वाज वेरी गुड एट दैट। लेकिन आज की डेट में चैट हाँ, जीपीटी को क्या क्वेश्चन पूछने हैं, बाकी किसी एक को क्या प्रॉम्प्ट देना है। सो right. प्रॉम्प्ट इंजीनियरिंग इज आल्सो समथिंग व्हिच इज वेरी इंपॉर्टेंट, आई थिंक, जो सबको आनी चाहिए। मतलब ये कोई स्पेसिफिक रोल नहीं है, आई थिंक प्रॉम्प्टिंग तो सबको आनी चाहिए। आनी चाहिए। तो True. दैट इज दो इंटरपर्सनल की अगर हम बात करें तो जो वो रोल्स या फिर वो प्रोफाइल्स ज़्यादा रेलिवेंट रहेंगी जहाँ पे जो यूज़र्स हैं कस्टमर से डायरेक्टली इंटरेक्ट कर रहे हैं, या फिर अपने कलीग से या मतलब ऑफिस के इन्वायरमेंट से ज़्यादा इंटरेक्ट कर रहे हैं, और जो इंटरपर्सनल स्किल्स जो ज़्यादा संभाल रहे हैं, वो ज़्यादा रेलिवेंट होने वाला है, क्योंकि एआई उनको रिप्लेस नहीं कर पाएगा, एटलीस्ट फॉर द लाइक शॉर्ट टर्म और इवन लॉन्ग टर्म एज वेल। Got it. No, या I completely agree, and I think हाँ। just to also summarize जो आपने या बताया, नंबर वन तो आपने वही करियर एडवाइस दी, दैट यू हैव टू अडेप्ट टू एआई, बी इन टच विद इट। नंबर टू आपने बोला था स्ट्रेटेजिकली यू हैव टू ग्रो इन योर करियर, राइट? यू हैव टू सी क्या स्कोप है, क्या जाने वाला है, क्या आने वाला है। एंड थर्ड ऑब्वियसली यू डिड मेंशन, कम्युनिकेशन स्किल्स। नहीं, थर्ड यू मेंशन दैट इंटरपर्सनल हाँ, स्किल्स, सॉफ्ट स्किल्स, कम्युनिकेशन स्किल्स की इंपॉर्टेंस और बढ़ेगी। तो आई थिंक एवरीबडी हु इज वाचिंग द पॉडकास्ट टिल दिस पॉइंट, अगर आप इन सारी चीज़ों को ध्यान में रखोगे, यू विल अप्लाई इट इन योर करियर, इन योर जर्नी, ऑब्वियसली यू विल ग्रो। एंड आई फील इट्स बीन अ वेरी पावर पैक्ड एपिसोड। हमने बहुत ही इंपॉर्टेंट और रेलिवेंट टॉपिक्स के बारे में बात की। आई थिंक एवरीथिंग राइट फ्रॉम hiring, jobs, resume, networking, cold emailing, to work-life balance, and so much more. So thank you so much, Adit, once again for coming on the podcast. For everybody जो अभी तक हमारे साथ जुड़े हुए हैं, definitely check out Adit's content and his profile. We'll be linking all of his socials in the description. And just one last thing, I say this in every episode, अगर आपको actual में अपने career में grow करना है and you want to stand out from the crowd, it's important to implement the advice that every guest gives on the podcast, right? Just listening to the podcast or any podcast never helps. Implementation of that advice helps. So apply all of these tips in your real life, in your job search strategies, in your resume, तब वो काम आएगा, and over a period of time आपको result दिखेगा. And that's it for this episode. But before you leave, don't forget to like, share, and subscribe to the Dhairia Decodes channel. I'll see you in the next one. Thank you.